जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और फ्रेंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 10 गद्य विधाएं, जिनमें आपके क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा बच्चन जी का लगा हुआ है। इसका हमने मूल वाचन तो करा दिया है और ये आपका नोट्स रिवीजन जो है यहाँ पे कराने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ना चाहें, ये है कॉन्टैक्ट नंबर और आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। क्लासेज यहाँ पे चल रही है, हिंदी और प्राइड ऐप भी है, वहाँ पे भी क्लासेज चलती है। देखिए, बच्चन जी के संबंध में अगर देखें तो 1907 प्रयाग में इनका जन्म और उनकी शिक्षा म्युनिसिपल स्कूल, कायस्थ पाठशाला, गवर्नमेंट कॉलेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, काशी विश्वविद्यालय में हुआ। 10 वर्ष विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर और 6 वर्ष राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। और बच्चन जी को आप हालावाद में भी देखते हैं। उनके प्रसिद्ध कविताओं में मधुशाला जो है, सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है, तो हिंदी कविता के उत्तर छायावादी काल के प्रमुख कवियों में से एक है। कवि हरवंश राय बच्चन की प्रशंसित आत्मकथा जो हमारे ये पाठ्यक्रम में लगा है, कालजयी कृति, ये 4 खंडों में विभक्त है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 78 और 10 द्वार से सोपान 85। कई बार एग्जाम में पूछा गया इसका क्रम। तो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण 70 और बसेरे से दूर 78 और 85। एक ऐसी महागाथा है, एक तरीके से देखें तो मतलब कि एक जीवन संबंधी उनका ऐसा वृत्तांत हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसमें उन्होंने नाम ही दिया ना क्या भूलूं क्या याद करूं, तो उसको 4 पार्ट में उन्होंने अपने जीवन से संबंधित बहुत सारे अनुभव को इसमें साझा किया है। उनकी आत्मकथा के लिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान भी मिला और राष्ट्रपति ने भी इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। साहित्य वाचस्पति से भी पुरस्कृत किया गया। क्या भूलूं क्या याद करूं जो सन 1969 में पहला इसका खंड आया, तो अनेक समकालीन लेखक ने कहा कि इसे हिंदी के इतिहास की ऐसी पहली घटना बताया जब अपने बारे में कोई इतनी बेबाकी से सब कुछ कह देने की साहस दिखाने का काम कर रहा है। स्वयं धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि ये हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है। पहली घटना है, पहली घटना इसलिए ये है क्योंकि जिसने अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा, तो परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभर कर आया है। तो भारती जी भी कहते हैं कि बेबाकी साहस दिखाया बच्चन जी ने, और सिर्फ बच्चन जी का परिवार नहीं, जो व्यक्तित्व हमारे समक्ष आता है वो समूचे कालखंड से भी हमारा परिचय करा देता है। लेखक ने अपनी आत्मकथा की भूमिका में ही ये बातें स्पष्ट कर दी है कि इस आत्मकथा को लिखने का एकमात्र लक्ष्य घरेलू अथवा निजी रहा है। इसके द्वार पर अगर देखिए, मतलब ये होता नहीं कि आपने जैसे ही रचना पढ़ा और फिर तुरंत ही आप सोचने लगते हो, तो भोगा हुआ यथार्थ ज़रूरी नहीं है कि उनका जो यथार्थ है पूरा पूरा आप यथार्थ ही मान लो। तो पहले ही इन्होंने क्लियर कर दिया है कि एकमात्र लक्ष्य घरेलू अथवा निजी रहा है। इसके द्वारा अगर आप इस पे ये लगाते हैं कि मतलब कि इस पर अगर हम लिख रहे हैं कुछ भी, तो सेवा अथवा आत्मश्लाघा का कोई विचार मन में नहीं रखी। इस लेखक ने अपने संबंधी तथा मित्रों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए ये तैयार किया, ताकि जब ना रहे वो, तो इन पृष्ठों से उनके गुण स्वभाव को वो जान सके और इस प्रकार जिस रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया है उनसे वो परिचय प्राप्त कर सके। तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। फिर मूल पुस्तक से जो उद्धृत पंक्तियां हैं उनमें कहते हैं कि प्रख्यात लोकप्रिय कवि बच्चन, इनकी बहुप्रशंसित आत्मकथा हिंदी साहित्य का एक कालजयी कृति, 4 खंडों में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान, एक सशक्त महागाथा है जो उनके जीवन और कविता की अंतरधारा का वृत्तांत ही नहीं कहती, बल्कि छायावादी युग के बाद के साहित्यिक परिदृश्य का विवेचन भी प्रस्तुत करती है। निसंदेह ये आत्मकथा हिंदी साहित्य के सफर का मील का पत्थर है। बच्चन जी को इसके लिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। बाकी धर्मवीर भारती जी, हजारी प्रसाद जी स्वयं इस पर टिप्पणी करते हैं। हिंदी प्रकाशन में अगर देखें तो इस आत्मकथा का अत्यंत बहुत ही, कहते हैं कि इसका जो ये प्रकाशन में आया आत्मकथा एक अपना अलग ही स्तर है, ऊंचा स्थान रखता है। बाकी हिंदी और प्राइड करके अपना ऐप है ना, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमने नंबर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, जो भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे वो क्लासेज ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेमो क्लासेज आपको मिलते हैं। हिंदी प्रकाशनों में इस आत्मकथा का अत्यंत ऊंचा स्थान है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन कहते हैं, ये हिंदी की आत्मकथा या साहित्य की चरम परिणति है।
नरेंद्र शर्मा पहले संस्करण की भूमिका में लिखते हैं कि लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे कितने 40 वर्ष से ऊपर हो चुके इतने दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर ये कह सकता हूँ कि कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ा घुमड़ा। अनुवादों के मामले में भी ये जो आत्मचित्रण आज मैं आपके हाथों में रख रहा हूँ, इसी प्रकार के मानस मंथन का परिणाम है। जीवन की जिस सीढ़ी पर मैं हूँ उस पर अतीत का स्मरण शायद स्वाभाविक होता है। मेरे पास औरों का मन जानने के लिए भी केवल अपने मन का पैमाना है। मुझे कई वर्षों से लग रहा था कि जब तक मैं अपने अंतर में निरंतर उठती स्मृतियों को चित्रित नहीं कर डालूंगा, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। मेरी जिन अभिव्यक्तियों से आपके मन को भी अतिकंचित शांति शांति शब्द में इतने व्यापक अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ कि उसमें अशांति भी शामिल हो सके, मिलती रहे, मैं उन्हें अपने मन को ही शांति देने के लिए प्रस्तुत करता रहूँ। इसी विश्वास के बल पर मैं ये आत्मचित्रण प्रकाश में ला रहा हूँ। मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य का जीवन है और इसे मैंने अपने सबसे बड़े सौभाग्य और अपनी सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण भी माना है। मुझे फिर और इसे मैंने इच्छानुकूल जीने की क्षमता जो दी गई, मैं अपना जीवन जीने के अलावा किसी और का जीवन जीने की कामना नहीं करूँगा। मतलब ये भी कहते हैं कि मुझे फिर से अगर एक बार फिर इच्छानुकूल जीवन जीने का क्षमता दे दिया जाए, तो मैं अपना जीवन जीने के अलावा किसी और का जीवन जीने की कामना नहीं करूँगा। उनकी सब त्रुटियों, कमियों, भूलों, पछताओं के साथ। सबसे बड़ा कारण ये है कि इसी के बल पर मैं दुनिया के साधारण जनों के साथ अपनी एकता का अनुभव करता हूँ। इतने बड़े संसार में अपने को अकेला अनुभव करने से बड़ा बंधन नहीं है। सायुज्य मुक्ति यही है, सबसे युक्त होकर मुक्त होना। आपका भी ये विश्वास हो तो मुझे साधारण से युक्त होना आपके सर्वसाधारण से युक्त होने का एक कदम हो सकता है। युक्त होना दोनों पर निर्भर है, कितना आप हो सकते हैं, कितना मैं कर सकता हूँ। मेरी ईमानदारी आपके सम्मुख है। पता नहीं ये आपकी कितनी सहानुभूति पा सकेगी। क्या बोलूँ कि याद करूँ, मेरी पूरी योजना का सिर्फ 1/3 1/3 है। इतने ही बड़े 2 और भाग यथा समय आपके सामने आएंगे। नीड़ का निर्माण फिर और जीवन की आपाधापी में यदि समय और स्वास्थ्य ने साथ दिया। मैं ये भी बताना चाहता था कि आत्मचित्रण मैंने किस मनोवृत्ति से किया है, पर जिन शब्दों में उसे मैं बता सकता था उनसे कहीं अधिक समर्थ और सशक्त शब्दों में आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व फ्रांस के एक महान लेखक थे मानतेन। उन्होंने अपने आत्मचित्रण करते समय उसमें व्यक्त किया है कि जब जब मैंने इस आत्मचित्रण के लिए लेखनी उठाई, तब तब मैंने उसे स्वस्ति वाचन की श्रद्धा से पढ़ लिया और अब से ये प्रार्थना करता हूँ या करना चाहूँगा कि जब जब आप इस आत्मचित्रण को पढ़ें, आप उसे भी पढ़ लें। आप उसे इस कृति के प्रथम पृष्ठ के पूर्व पाएंगे। मैं जो कुछ लिखता हूँ उस पर अपने पाठकों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, उससे लाभान्वित भी होता हूँ। यदि आप यथासुविधा अपनी प्रतिक्रिया मुझे देंगे तो आप मेरा उपकार ही करेंगे। खेद है, जब इस पांडुलिपि को प्रेस भेजने का समय आ गया है। मैं कहाँ पे पढ़ा हूँ? लैम्बोगो में पढ़ा हूँ। प्रेस के लिए इसे अंतिम रूप देने का काम सत्येंद्र शरत ने किया है। इस सहयोग के लिए मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। अंतिम रूप देने का काम श्री सत्येंद्र शरत ने किया है। और तीसरे संस्करण की फिर भूमिका वो लिखते हैं कि मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि प्रकाशन के साल बर्बाद ही उसके तीसरे संस्करण की जरूरत हो गई। जिन कमियों की ओर मैं कतिपय पाठकों ने संकेत किया था उनमें से ज्यादातर का निराकरण कतिपय संशोधनों और परिशिष्टों द्वारा करने का प्रयत्न इस संस्करण में किया जा रहा है। संशोधनों में सुझाव और सहायता के लिए मैं सत्येंद्र शरत का आभारी हूँ। मैंने पहले संस्करण में कहा था कि आत्मचित्रण की मेरी योजना 3 खंडों में पूरी होगी। अब लग रहा है कि वो 3 में नहीं 4 खंडों में हो पाएगा और योजना का दूसरा खंड नीड़ का निर्माण फिर इस संस्करण के साथ उपलब्ध हो जाएगा 15 अगस्त 1976। चौथे संस्करण के अवसर पे क्या भूलूं कि याद करूं को प्रकाशित हुए अभी 2 वर्ष भी नहीं हुए और इसका चौथा संस्करण निकलने जा रहा है। मैं उन सब लोगों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने इसे पढ़कर अपने इष्ट मित्रों और परिचितों को इसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण इसकी मांग बराबर बनी हुई है, बढ़ रही है। इस संस्करण में एकाध प्रसंगों को जिनके स्मृति आधारित होने के कारण कुछ भ्रम फैलने की संभावना थी, अधिक तथ्य संगत और स्पष्ट कर दिया गया है। पुस्तक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया भेजकर मुझे बाधित करेंगे। 1 जून 1971। 7वें संस्करण के इसी तरीके से उन्होंने प्रकाशकों को और सभी को धन्यवाद दिया। 8वें संस्करण की भूमिका लेखक मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी आत्मकथा के प्रथम खंड क्या बेहुलू क्या याद करूँ का 8वां संस्करण निकलने जा रहा है और मेरी हमेशा से धारणा है कि किसी भी पुस्तक के प्रचारक उसके सुरुचिपूर्ण पाठक ही होते हैं। तो बच्चन जी यहाँ पे ये जो शुरू होता है इसमें इन्होंने कहा कि हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। स्वामी रामतीर्थ का इन एवरी लिटिल एक्सपीरियंस इन आवर ऑफ आवर्स इज फोल्डेड द होल ऑफ हिस्ट्री। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। कहते हैं कि आज से लगभग वही 5 से 600 वर्ष पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोढ़ा नामक ग्राम में
जो है पांड्य उपजाति का एक बड़ा ही तपोनिष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उसके एक कन्या थी जो बहुत रूपवती थी और जिसके सौंदर्य की ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी। उन्हीं दिनों अमोढ़ा से कुछ मील के फासले पर डोमिन दुर्ग, डोमिन किला हुआ करता था, जिसका राजा होता था उग्रसेन। जाति का डोम था। बस्ती जिले में अब भी एक स्थान डोमिनियन बुर्ज है। हो सकता है इस नाम में डोमिन दुर्ग का ही कोई यादगार कोई चीजें अटकी रह गई हो। डोम राजा ने जब ब्राह्मण कन्या के अनित्य सुंदरी यानी सौंदर्य की चर्चा सुनी तब उसने ब्राह्मण के पास ही संदेश भेजा कि अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कर दे। ब्राह्मण के सामने बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया। आपातकाल परखिए चारी धीरज धर्म मित्र अरुणारी। उसने परिणाम की कुछ भी परवाह किए बिना डोम राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर डोम राजा ने दल बल के साथ अमोड़ा पर चढ़ाई कर दी और ब्राह्मण के पूरे परिवार को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। तो इस तरीके से है। और इसमें आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण जो पात्र हैं तो इसमें एक पूरा वंश क्रम चलता रहता है। कुछ गौड़ पात्र भी है। महत्वपूर्ण पात्रों में बहुत ज़्यादा संख्या उनकी भी है। जैसे एक दादा हैं, दादा के बाद आप देखो पिताजी, पिता से फिर नीचे ऐसे क्रम में तो भोलानाथ यहाँ के दादा, मिट्ठू लाल परबाबा, प्रताप नारायण पिता, सरस्वती माता, ईश्वरी प्रसाद नाना, तुलसी बुआ, राधा दादी, महारानी राधा की बेटी। एक हायरार्की चलता है। जैसे आप यहाँ पे देखो जैसे प्रताप नारायण। अब प्रताप नारायण कौन है? बच्चन जी के पिता। तो इनके बाद तो बच्चन जी आएंगे, हरवंश बच्चन जी। और प्रताप नारायण के कौन हो गए? भोलानाथ हो गए। प्रताप नारायण के पिता हो गए भोलानाथ। भोलानाथ के पिता कौन हो गए? मिट्ठू लाल। तो यानी पूरा अगर आप देखें यहाँ पे तो मिट्ठू लाल परबाबा है, मिट्ठू के लड़के भोला, भोलानाथ, भोलानाथ के लड़के प्रताप, प्रताप के लड़के बच्चन। और फिर ये जो भोलानाथ जो ये क्या नाम है ये सुरसती, सुरसती इनकी माता हो गई, सुरसती इनकी माता हो गई, प्रताप पिता हो गए, ईश्वरी प्रसाद इनके नाना थे, तुलसी इनकी बुआ है, राधा इनकी दादी है। तुलसी बुआ है यानी बहन है, ये इनके पिता की बहन तुलसी बुआ हुई। राधा दादी हैं। महारानी कौन है? तो महारानी जो है राधा की बेटी है और बुद्धि महारानी की बेटी है। तो ये भी एक हायरार्की क्रम में चलता रहे। और शालिग्राम इनके छोटे भाई हैं यानी बच्चन जी के छोटे भाई शालिग्राम। शैल कुमार इनकी बहन है। भगवान देई बहन। श्यामा इनकी पहली पत्नी, तेजी दूसरी पत्नी और अमिताभ और ये करके जो है बच्चन के दोनों बच्चों का नाम भी दिया गया है। अब अजिताभ करके है। अन्य पात्र में गणेश प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, मुरलीधर, मोहनलाल, छोटीलाल, शिव प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, शारदा प्रसाद, जगत नारायण, रामचंद्र, काशी प्रसाद, डोम राजा, उग्रसेन राजा, राय जगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आनंदी प्रसाद, पीतम्बर पंडित, मंगल पंडित, ब्रजमोहन व्यास, तन्मय बुखारिया, महंगिनिया, भाता भीख, माता भीख, मुंशी दरबारी लाल, रामचरण शुक्ल, लक्ष्मीनिया, चमारी, करकल, चंपा सुंदर, श्री कृष्ण, महादेवी वर्मा, मुंदर, गिरधारी, सरबराकर आदि। वैसे क्या बोलूं कि याद करूंगी उन्होंने अपने जन्म से लेकर अपनी पत्नी श्यामा के असामयिक देहावसान तक के अनुभव को चित्रित किया है। क्या बोलूं कि याद करूं कि रचना 1963 ईस्वी से 69 इतने तक में हुई, जिसमें लेखक ने अपने कायस्थ जाति वर्ग के यानी ये जो रचना की यात्रा है 63 से 69 तक, जिसमें लेखक ने अपने कायस्थ जाति वर्ग के नाम, उद्भव, विकास और महत्व पर विस्तृत चर्चा किया है। इसमें उन्होंने अपने अमोढ़ा वंश की 7 पीढ़ियों की कथा को बताया है। बच्चन ने इसमें अपने जन्म, शैशव, शिक्षा के अभ्यास गृह, परिवार परिवेश आदि का वर्णन करते हुए स्कूल कॉलेज के मित्र और गुरुजन से बच्चन के संबंध और संपर्कों की जानकारी दी। इसी खंड में लेखक के शैशवकाल एवं यौवनावस्था के प्रणय और भावुकता के विशिष्ट क्षणों, शैशवकाल एवं यौनारंभ दोनों के प्रणय और भावुकता के विशिष्ट क्षणों एवं गुणों का वर्णन किया है, जिससे उनका उदात्त, धीर, गंभीर व्यक्तित्व सबके सामने आता है। बच्चन ने अपने चारों आत्मकथा खंडों में अपने संपूर्ण जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व को विविध कोणों से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। और एक तरीके से देखिए इस आत्मकथा में जो है बच्चन ने वंश गौरव तथा जाति अभिमान को अत्यंत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। सुरुचिपूर्ण ढंग से उसको प्रस्तुत करने का कि कैसे बच्चन के वंश का उस 200-250 साल पूर्व उत्तर प्रदेश के अमोढ़ा बस्ती से प्राप्त हुआ। अमोढ़ा के पांडे उपजाति के एक ब्राह्मण ने कृतज्ञता पूर्वक डोम राजा जगत सिंह को पांडे जाति में दीक्षित कर अपनी कन्या समर्पित कर दी। इसलिए उक्त जो है राजा के वंशज अमोढ़ा के पांडे कहलाए। बच्चन के जो पूर्वज थे वो अमोढ़ा के कायस्थ थे। अमोढ़ा के कायस्थ थे इनके पूर्वज। भारतीय पुनर्जागरण के साथ विद्या बुद्धि के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिभा का सबूत देने पर कायस्थों को अपनी शुद्धवत स्थिति खलने लगी। इसलिए लोगों ने नाम के आगे सिंह लगाना शुरू किया और कुछ ने तो वर्मा लगा दिया। बच्चन ने भी विद्यार्थी जीवन में अपने नाम के आगे वर्मा लगाया, किंतु सौभाग्य से वो जाति उपजाति का भेदभाव जल्दी समझ गए और वर्मा लगाना छोड़ दिया।
उनके व्यक्तित्व और उनके व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा किसका, मिट्ठू लाल का प्रभाव पड़ा है। मिट्ठू लाल बड़े कड़क थे, इनके पिता की तरह नहीं थे। तो परबाबा का ज़्यादा प्रभाव बच्चन जी पे पड़ा है विशेष रूप से। परबाबा की जो है कदकाठी, लेखन पठन में रुचि इत्यादि इनके व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। कवि के जीवन में व्यक्तित्व की विशेषता उनकी सामाजिक जीवन धारा और साहित्यिक धारा स्वतः ही परिलक्षित होती है। वे आत्मकथा को जीवन की तस्वीर मानते हैं और इस तस्वीर में उन्होंने न केवल अपने गुणों का अभी तो अपने दोषों का भी साहसिकता के साथ उजागर किया है। वो बताते हैं कि उनके जन्म से पूर्व माता सरस्वती और पिता जो थे इनके प्रताप नारायण, इनके द्वारा हरिवंश पुराण विशेष रूप से पढ़े जाने के कारण उनका नाम हरिवंश पड़ा। इनका नाम हरिवंश क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी माता जो है, जन्म के समय इनकी माता सरस्वती और प्रताप, ये दोनों विशेष रूप से लोग हरिवंश पुराण पढ़ते थे। बच्चन जी के कुछ पीढ़ी पहले के पूर्वज काफी प्रसन्न थे, किंतु बच्चन तक आते आते संपदा नहीं बची थी और उनका जीवन बहुत ही कष्ट में व्यतीत हुआ था। यहाँ तक कि उनकी पहली पत्नी जब भी ज्यादा बीमार पड़ती थी तो इतने पैसे नहीं होते थे, उनके पिता मायके बुला लेते ताकि इलाज का खर्च हो पाए, वहीं पे वो बोझ इन पे ना पड़े। अपनी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए भी उनको सुबह शाम ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। उनका आरंभिक जीवन बड़ा संघर्षमय था। बच्चन जी अपने बाल से इस भाव को याद करते हुए कहते हुए कि स्कूल में पट्टी सुखाते समय जब सभी लड़के एक कतार में खड़े होकर हवा में पट्टी सुखाते, सभी लड़के एक कतार में खड़े होकर वो झुलाते रहते, ऐसे मतलब कि इतना नहीं कि एक्स्ट्रा होता था। और फिर वो सब झूला झूला के जो है गाना भी गाते, सूख सूख पट्टी चंदन गुट्टी, राजा आया महल बनाया एक अनोखी रानी लाया, राजा रानी खड़े झरोका सूरज चमके पट्टी सोके। अपनी क्षेत्रीय परंपरा से भी पाठकों को अवगत करवाते चलते कि कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे कहते हैं बच्चों को जब माता निकलती थी तो आधी रात को स्त्रियां देवी की विशेष पूजा करती, साथ ही गोल दायरे में खड़ी होकर ताली बजाकर नाचती और गुनगुनाती थी। तो ये सारी चीजें भी होती थी। और क्या शेर सवैया मालिका झूमरे खेले कलिका। अपने अंतरंग सखा, इनके साथी जो है अंतरंग सखा में करकल, करकल की मृत्यु के बाद बताते हैं कि बच्चन और करकल की पत्नी चंपा दोनों ही बहुत अकेले हो गए थे, क्योंकि तीनों लोग ट्राइबोट की तरह रहते थे। लेकिन अब एक दोस्त जो करकल वो रह नहीं गया, उनकी पत्नी और ये पहले तीनों लोग साथ थे। बच्चन जी लिखते हैं सच्चाई तो ये थी कि करकल की मृत्यु से मेरा अर्धांग ही कटकर मुझसे अलग हो गया था। कदाचित चंबा भी अपने लिए ऐसा ही महसूस करती थी और हम दोनों ही शायद अपने खोए आधे अंगों को खोजने की आतुरता में एक दूसरे से आ जुड़े थे, एक हो गए थे। कुछ समय पश्चात चंपा की सास की अनुभवी आंखों ने चंपा की गर्भवती होने का भेद पा लिया और वह चंपा को लेकर बद्रीनाथ की यात्रा पर चली गई। वहां यात्रा में चंपा के शरीर को बहुत कष्ट हुआ। उस समय इलाहाबाद की तपन लू असहनीय थी, परंतु बच्चन जी तपन और चंपा के वियोग की दोहरी आग में, एक तो तपन था, चंपा के वियोग की दोहरी आग में झुलस रहे थे। कुछ महीने पश्चात चंपा यात्रा से लौट आई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। चंपा की मृत्यु का उन्हें बहुत बड़ा आघात लगा। बच्चन जी की प्रथम श्रेणी में बीए पूर्ण करने के बाद उनके कुछ संबंधियों ने उन्हें आईसीएस की परीक्षा देने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी की बात मानकर एमए की पढ़ाई शुरू की। उस समय स्वाधीनता आंदोलन जोरों पे था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नमक जो है सत्याग्रह आंदोलन की हवा तेज से बहने लगी थी। बच्चन जी इस आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते थे, मगर उनके पिताजी ने इसकी अनुमति नहीं दी। पिताजी की इच्छा और आदेश का सम्मान करते हुए बच्चन जी एमए की पढ़ाई करने लगे, परंतु बीए करते समय जिस तन्मयता से उन्होंने अध्ययन किया था वो तन्मयता एमए के अध्ययन के समय हो नहीं पाया, क्योंकि और यहाँ पे पत्नी श्यामा के संबंध में कि उनकी बीमारी की चिंता के कारण बच्चन जी तन्मयता अध्ययन नहीं कर पाते, तन्मय से नहीं कर पाते थे कि प्रेम भी था बहुत ज्यादा, और श्यामा बीमार रहती थी बराबर। पत्नी के इलाज के लिए आवश्यक पैसे जमा करते समय उन्हें तकलीफों का सामना भी करना पड़ता। उनकी कमाई का बहुत हिस्सा उनके इलाज पर खर्च होता। पढ़ाई और श्यामा के इलाज के लिए उनकी कमाई बिल्कुल नाकाफी थी। एमए की पढ़ाई के समय ही उनके जीवन में एक अपमानजनक घटना घटी। उनके पिताजी को मकान बनवाने के सिलसिले में ईंट वाले को करीब 2000 का कर्ज हो गया, मतलब देना पड़ा तो कर्ज हो गया। ईंट वाले ने कर्ज वसूल करने के लिए अदालत से बच्चन जी के घर की नीलामी का आदेश प्राप्त कर नीलामी की बोली लगाई। इस प्रसंग से बच्चन जी का सारा परिवार शर्मसार हुआ और 10,000 की लागत से बनवाया हुआ ये मकान बच्चन जी के पिताजी ने 2000 में रेहन रख दिया। रेहन की रकम के देने के लिए उन्होंने अपने छोटे बेटे शालिग्राम की शादी की बात शुरू की। घर की स्थिति को देखते हुए शालिग्राम ने बीए का इम्तिहान देने के बाद पढ़ाई छोड़कर इलाहाबाद बैंक में नौकरी शुरू कर दी। इनके छोटे भाई ने इलाहाबाद बैंक में नौकरी शुरू कर दी थी शालिग्राम ने। उस समय कायस्थों में अविवाहित लड़का जो होता था बेबुनाई हुंडी माना जाता था। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए बांदा के वकील बाबू गया प्रसाद की बेटी के साथ शालिग्राम का रिश्ता तय हुआ। शालिग्राम के तिलक में जो रुपए नगद मिले उसमें से 2000 देकर मकान छुड़ा लिया गया। श्यामा ने अपनी उदारता, त्याग और बड़प्पन का परिचय देते हुए अपने सब जेवर शालिग्राम की जो बहू आई थी उसको देकर परिवार की लाज बचाई थी।
शालिग्राम की विवाह की जानकारी से तत्कालीन युग में प्रचलित दहेज प्रथा और कायस्थ की मानसिकता का भी परिचय प्राप्त होता है। और महिलाओं का त्याग भी पता चलता है कि अपने गहने खुद वो उन्होंने उठा के दे दिया था कि अच्छे से शादी हो जाए। अविवाहित लड़कों को धन कमाने का साधन मानने की गंदी मानसिकता का भी चित्रण बच्चन जी ने किया है। बच्चन जो है उनकी एमए की परीक्षा से पहले कहते हैं गांधी जी की दांडी यात्रा शुरू हो गई थी और उसका प्रभाव भी पूरे देश पर हुआ। देश की युवा प्रौढ़ किसान मजदूर नर नारी अमीर गरीब छात्र छात्राएं सभी उसमें सम्मिलित हो गए। छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर और सरकारी नौकरी छोड़कर उसमें लग गए। बच्चन जी की भी पढ़ाई अधूरी रह गई। वे खद्दर का प्रचार करने लगे। अपने मित्रों प्रकाश महेश के साथ खद्दर प्रचारक टीम बनाई और गांव-गांव जाकर खद्दर को मतलब प्रचारित करने लगे। उनकी खद्दर प्रचारक टीम की ओर पंडित नेहरू जी का ध्यान गया तो उन्होंने भरी सभा में खद्दर प्रचारक टीम की प्रशंसा भी की। बच्चन जी ने जुलूस में गाने के लिए कई राष्ट्रीय गीत लिखे जिनमें सर जाए तो जाए पर हिंद आज़ादी पाए वाला गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ। वो गाना महात्मा गांधी की उपस्थिति में हजारों लोगों ने गाया। उस समय लोगों को मालूम नहीं था कि इस गाने के रचयिता कौन है। बच्चन जी की भी इच्छा थी कि कोई उसे ना जाने। उस गीत का जादुई प्रभाव आज़ादी के दीवानों पर भी हुआ था। बच्चन जी चांद के कार्यालय में संपादन विभाग में काम करते रहे लेकिन 1 महीने के बाद उन्हें अपमानित करके काम से भी निकाल दिया गया। चांद के संचालक रामबख्श सिंह सहगल बच्चन को हर सप्ताह कुछ पुस्तकें देकर उन पर लेख लिखकर ले आने को कहते थे। 1 महीने में उन्होंने आधे दर्जन लेख लिखवाए और डांटना शुरू किया। क्या लेख लिखा है, न सिर न पैर न भाषा न भाव, तुम्हारा काम खत्म, अगले महीने आकर तनख्वाह ले जाना। 40 रुपए तनख्वाह वसूल करने के लिए बच्चन को कम से कम 40 चक्कर लगाने पड़े। बच्चन को सबसे अधिक चोट तब लगी जब वही लेख कल्पित नामों और डिग्रियों के साथ प्राय ज्यों के त्यों चांद में छापा जाता था लेकिन उनका इन्हें न रॉयल्टी न कुछ मिला। ये चीज़ था। मॉडर्न स्कूल मुट्ठीगंज के मास्टर भगवान साय ने इस्तीफा देकर राष्ट्रीय स्कूल इलाहाबाद हाई स्कूल के नाम से खोल दिया था। उस स्कूल में बच्चन अध्यापक बन गए। कागज पर 65 रुपए लिखकर उनको 25 रुपए तनख्वाह दी जाती थी। मतलब यहाँ पे भी उनके साथ दगाबाजी होती थी। कागज पर 65 रुपए लिखकर 25 रुपए तनख्वाह दी जाती। स्कूल के सभी अध्यापक राष्ट्रीय स्कूल के नाम से त्याग करते थे। उन्हें खुशी होती थी कि वे राष्ट्र के उत्थान में योग दे रहे हैं। इसमें लोगों की राष्ट्रीय भावना का अनुचित लाभ उठाने वाले स्कूल को चित्रित किया गया है। कैसे इस तरीके से स्कूल भी काम करते हैं। सबसे द्रवित करने वाला एक प्रसंग उनके बारे में आता है कि खंड के अंत में उनकी पत्नी श्यामा की लंबी बीमारी के बाद निधन का। एक और जहाँ ये भारत में नारी के निजी वजूद को स्वत्व को अपने संसार में विलीन कर देने का मार्मिक उदाहरण था, वही दूसरी ओर बच्चन में श्यामा के प्रति प्रेम और उनके जीवन पर श्यामा की अमिट छाप भी स्पष्ट थी। बच्चन लिखते हैं कि श्यामा के साथ वह भी कुछ मर गए और उसमें श्यामा भी कुछ जीती रही। ये हमारे आत्मीय जन का काल में तिरोहित होने का सत्य है कि हमारे अंदर भी कुछ मर जाता है और हमारी स्मृतियों में भी प्रिय जीवित रहता है। श्यामा जी की मृत्यु से बच्चन जी को बहुत आघात हुआ, एकदम टूट गए, उनकी यादों के अंधकार में डूब गए और अपनी पीड़ा को कविताओं में उतारते हुए कहते हैं, मुंह क्यों आज तम की ओर, कालिमा से पूर्ण पथ पर चल रहा हूँ मैं निरंतर। बच्चन की मूलता कवि और कभी हृदय व्यक्ति बिना कविता के नहीं रह सकता। बच्चन जी अपने गद्य में भी कवि होने का प्रमाण देते हैं। अतः उनकी आत्मकथा में जगह जगह कविताओं को स्थान मिला और कविता के आवेश में कहीं पर भी गद्य की उपेक्षा नहीं हुई। ये कविताएं कहीं पर भी अगर देखें तो कहीं पर भी ये जो कविताएं हैं गद्य यदि कवियों की कसौटी तो इस कसौटी में बच्चन जी का 100% खरा उतरना दिखता है। बाकी इसमें जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उन्हें हम लास्ट में देख लेंगे। एक बार यहाँ पे मुख्य पात्र में जैसे जग्गू चाचा इनके यहाँ पे जो थे तो बड़की के बहन के लड़के थे जग्गू चाचा। बड़की के बहन परिवार तो काफ़ी बड़ा था। इसका जो पूरा वाचन कराया उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया भी है, उसको पूरा सुनिएगा एक बार। जग्गू चाचा जो है बड़की की बहन के लड़के। हीरा लाल जो थे वो छेदी लाल के पुत्र थे। हीरा लाल छेदी लाल के पुत्र। लेखक के पिता प्रताप नारायण, इनकी माता मिट्ठू लाल लेखक के परबाबा, भोलानाथ लेखक के बाबा थे। करकल मंगल का, करकल कौन था? मंगल के पुत्र थे। जो करकल इनका दोस्त था बच्चन जी का, वो किसका पुत्र था? मंगल का था। करकल की पत्नी चंपा थी। श्यामा लेखक की पत्नी, शालिग्राम लेखक की पत्नी। शालिग्राम जो है लेखक के भाई होते छोटे वाले। रामकिशोर लेखक के ससुर। लास्ट में महत्वपूर्ण पंक्तियां करा देंगे जब पूरा समझ में आएगा। तो देखिए कहते हैं कि ये एक सशक्त महागाथा है जो उनके जीवन और कविता की अंतरधारा का वृत्तांत ही नहीं कहती बल्कि छायावादी युग के बाद के साहित्यिक परिदृश्य का विवेचन भी प्रस्तुत करती है। निसंदेह ये आत्मकथा हिंदी साहित्य के सफर का मील का पत्थर है। बाकी इसमें क्या किसने कहा था वो मैंने अभी बताया और आपको चारों खंडों को ये ध्यान रखना है कौन कौन सा खंड है। पहले संस्करण की भूमिका भी हमने बताया कि कितना महत्वपूर्ण वो सारी चीज़ें थी, उनको आपको देखना है। बच्चन जी के संबंध में थोड़ा सा, इनका जन्म जो है 1907 27 नवंबर, अमृत 18 जनवरी 2003 को। 1952 में अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने पीएचडी
मतलब 52 में इनको अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी करना था, भले ही हिंदी के थे, और इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे 52 में। हरिवंश जी को सभी बचपन हरिवंश जी को सभी बचपन में बच्चन कहकर बुलाते थे, और इनको 1976 में हिंदी साहित्य में इनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, सरस्वती सम्मान भी मिला। यहाँ पे ये है कि राजा उग्रसेन का जिक्र आया है, सूबेदार राय जगत सिंह कायस्थ था उसका जिक्र आया है, जैनी सेठ के यहाँ जिनके यहाँ काम करने की बात है उनका जिक्र है, और बाकी लेखक के संबंध में हमने परबाबा और बाबा इनके बारे में बताया था। परबाबा मिट्ठूलाल भोलेनाथ, और पिता ये हो गए नाना मुंशी ईश्वरी प्रसाद हो गए, मामा इनके विंदेश्वरी प्रसाद हैं, माता सरस्वती हैं, बुआ इनकी तुलसा है, और बेटा अमित और अजिताभ भी है। पत्नी तेजी श्यामा, भाई का हो गया भगवान देई, बड़ी बहन है, छोटी बहन सैल कुमारी करके हैं, तो भगवान देई सैल कुमारी। बड़ी बहन जो है यानी बड़ी बहन यानी भगवान देई का लड़का का नाम रामचंद्र, रामचंद्र जो है बच्चन जी का भांजा है, रामचंद्र भांजा है, बड़ी बहन भगवान देई का लड़का है। मंगल का लड़का करकल इनका दोस्त सहेली, मोहन की लड़की पत्तो, करकल की पत्नी चंपा, करकल की बुआ जो है वो सुंदर बुआ है। बड़ी बहन का पति जो है बाबू त्रिलोकनाथ जमींदार जीजा, बड़ी बहन का पति का भाई त्रिभुवन नाथ, माता भीख नाना का नौकर है इनके, माता भीख इनके नाना का नौकर, विश्वनाथ तिवारी माता, मामा पत्नी बबना, और मनसा बिट्टूलाल भोलानाथ ये सभी तो हैं ही, और गणेश प्रसाद छेदीलाल राधा महारानी बुद्धि कमला लक्ष्मणिया मैंगिनिया। और बाकी हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास ये चीज़ें बताया स्वामी रामतीर्थ। और यहाँ पे आपको ये कथानक शुरुआत में थोड़ा सा बता देते ताकि आप चीज़ों को पकड़ लें, तो वही कहते हैं कि 500-600 वर्ष कैसे घटना हुई थी कि जैसे यूपी है, यूपी में आपका अगर मान लो जो बस्ती है, बस्ती में भी आप अमोढ़ा गांव में जाएंगे तो वहाँ पे उस गांव में पांडे उपजाति रहता था, वो तपोनिष्ठ तेजस्वी ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण ऐसे कैसे अपनी कन्या को दे देता, लेकिन जिसका दिल आ गया वो शादी के लिए लेके प्रस्ताव आया तो उसने मना कर दिया। जहाँ राजा उग्रसेन जाति का जो डोम था तो वो चीज़ मना हो गया, तो फिर कहते हैं कि अब ब्राह्मण कन्या देते कैसे। तो ब्राह्मण कन्या भी बहुत चालू थी। उसने ब्राह्मण कन्या ने अपने, क्योंकि वो उसको और उसके पिता को बंदी बना लिया गया था, तो उसने एक प्रस्ताव रखा इसके सामने। ब्राह्मण कन्या ने कहा विवाह से पूर्व में ना अयोध्या के तीर्थ कराना चाहती हूँ। तो उन दिनों अयोध्या अवध प्रांत की राजधानी थी जिसके सूबेदार थे राय जगत सिंह, तो उसने भी दिमाग लगाया था कि हम जाएंगे वहाँ उनसे मदद लेके आएंगे। तो वो अयोध्या अवध प्रांत की राजधानी थी जिसके सूबेदार राय जगत सिंह थे, जगत सिंह श्रीवास्तव कायस्थ थे, इन्हीं के उसमें थे। तो अपने पूर्वजों के मूल स्थान की देवी स्वरूपा उस कुमारी कन्या का परित्राण करने की राय साहब ने प्रतिज्ञा की। बस्ती का पुराना नाम कहते हैं श्रावस्ती था, जिसमें पुराणों के अनुसार जो है राजा श्राव ने बसाया, और मूलतः वहीं से आने के कारण वहाँ के कायस्थ श्रीवास्तव कहलाए। उसने अचानक अपने यज्ञोपवीत की ओर देखा और उसे उतार कर राय साहब के कंधे पर डाल दिया, बोला इसके द्वारा मैं अपना पांडे आस्पद आपको प्रदान करता हूँ और आपको ब्राह्मण बनाकर अपनी ब्राह्मण कन्या आपको समर्पित करता हूँ। ब्राह्मण ने इसी अवसर पर राय साहब से ये वचन लिया कि उनके वंश में कोई मदिरा पान नहीं करेगा, और यदि करेगा तो गोड़ी हो जाएगा। ये मदिरा पान वाली बात भी उनके पिता ने यहीं पे मनवा लिया था कि कोई ये मदिरा पान नहीं करेगा। जगत सिंह के वंशज अमोढ़ा के पांडे के नाम से तब प्रसिद्ध हुए, 2-3 शताब्दी तक यही अमोढ़ा के निवासी रहे। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनका परिवार भी मूलतः अमोढ़ा का था। श्रीवास्तव कायस्थों के बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने को अमोढ़ा के पांडे कहते हैं या अल्लाह पांडे अमोढ़ा कहलाते हैं। अल्ल शब्द की व्युत्पत्ति मुझे नहीं मालूम, संभवतः देसा शब्द है, अर्थात तो इसका मतलब भी कुलिया वंश कुछ होता है। अमोढ़ा के पांडे लोगों की विशेषता 2 बातों में है। पहली ये कि विवाह के समय ब्राह्मण लोग उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। क्या है? विवाह के समय ब्राह्मण लोग उनका एक तो यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, दूसरी ओर मदिरा नहीं छूते हैं, मदिरा नहीं छूते हैं। कहते हैं कि कायत होए प्रधान अहनिसी रहे पियंतो पृथ्वीराज रासो। किन्हीं पुराणों के अनुसार मैंने ऐसा सुना है कि कायस्थों के आदि पुरुष यमराज के मंत्री और लेखाकार धर्मराज चित्रगुप्त का विवाह भी ब्रह्मा की कन्या के साथ हुआ, और जिसे उन्हें 12 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। श्रीवास्तव या माधुर निगम सक्सेना आदि जो कायस्थों की 12 उपजातियों के मूल पुरुष हुए। मेरी एक कल्पना है किसी भी व्यापक विकसित और संगठित व्यवस्था में बहुत से तथ्यों का हिसाब किताब रखने की आवश्यकता पड़ती है। किसी समय ये काम कायस्थ लोग करते रहेंगे, उनकी अपनी लिपि भी होगी, शायद एक लिपि कैथी के नाम से प्रसिद्ध भी है। संभवतः उनका वही स्थान होगा जो आज की राज व्यवस्था में कलर का है, जिसे अभिनव शब्दावली में लिपिक कहा गया है।
वो ब्राह्मण के समान ब्रह्मा के मुख से नहीं निकला, न क्षत्रिय के समान बाहु से भुजाओं से, न बैस के समान उदर से और न शूद्र के समान चरण से। वो कायस्थ था, पूरी काया में था, और पूरी काया से काया के रूप में निकलने का तो एक ही स्वाभाविक सप्राण स्थान था। हिंदू मनीषा प्राय अपने खुले स्वभाव के लिए विख्यात उसे कहने में क्यों संकोच कर गई, मैं नहीं समझ पाता। लेखक कहता है किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। मैंने अपने लड़कपन में कई अवसरों पर लोगों को ऐसा कहते सुना था कि कायस्थ आधा मुसलमान होता है। ब्राह्मणों ने मुसलमानों को म्लेच्छ कहना शुरू कर दिया था। अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने भी कुछ समय तक अपने नाम के साथ वर्मा जोड़ा था। लेखक कहता आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता ही है। अमेरिका से लौटकर मद्रास में भाषण देते हुए स्वामी जी ने क्या कहा था, तो इन्होंने स्वामी जी का जिक्र किया था कि अमेरिका से लौटकर मद्रास में जब स्वामी जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं जो है समाज सुधारकों के सुखपत्र में पढ़ा था कि मैं शूद्र हूँ, और मुझसे पूछा गया था कि शूद्र को सन्यासी होने का क्या अधिकार है। तो उस पर मेरा उत्तर ये है कि मैं उन महापुरुषों का वंशधर हूँ जिनके चरण कमलों पर प्रत्येक ब्राह्मण यमाय धर्मराजाए चित्रगुप्ताय व नमः उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि प्रदान करते हैं, और जिनके वंशज विशुद्ध क्षत्रिय हैं। ब्राह्मणों के बनाए हुए ऐसे बहुत से संस्कृत श्लोक प्रचलित हैं जिनमें कायस्थों की निंदा की गई है और उन्हें गिराने का प्रयत्न किया गया। मुझे याद है, कहते हैं कि कायस्थ नोद रस्थेन मातुर्मसम न भसितम न तत्र करुणा यथा हेतुस्त्रा अंधता। उनकी क्रूरता पर एक उक्ति मैंने कभी अवधि भाषा में भी सुनी थी। हौले हौले दौड़ के करैटे का जान पर पीरा, पर लोहू के चाखन हारे कायो तो खटगिरा। ये कहावत अभी भी प्रचलित है और कहावतें समसामयिक सिद्ध भी होते हैं अनुभव पे। कहे सुने से ठाकुर माने, ब्राह्मण माने खाए, दिल लिए से कायत माने, सूद माने लतियाए। बहुत से कायस्थ घरों में मांस मदिरा को देवी जी के प्रसाद की संज्ञा दी जाती। मेरे एक तमिल भाषी मित्र ने बताया था कि उनके यहाँ चावल को प्रसाद कहते हैं और जल को तीर्थ कहते हैं। लेखक भारतीय संस्कृति के इस लंबे चौड़े देश में पहले विभिन्न रूपों को जोड़ने के लिए कैसे सूक्ष्म गांठें लगा देते हैं। पहले भोग लगा लूं तेरा प्रसाद जग पाएगा, कविता में कहाँ कहाँ के संस्कार आकर बोल जाते हैं। कहते हैं कि हमारे एक अध्यापक पंडित जी कहा करते थे कि कायस्थ की मुई खोपड़ी भी बोलती है। देवी की कहानी, भूत की कहानी। मेरी माँ तो अपने पोते को जो है रात सोने की कटोरी में दूध भात खाते देखे। लेकिन बुद्धि से जो बलि होता है ना, प्राय शरीर से दुर्बल होता है। लेकिन कह रहे हैं बुद्धि से जो बलि होता है प्राय वो शरीर से दुर्बल होता है। टाइम्स मैगजीन ने उन पर लिखते हुए बताया कि ये उस जाति के हैं जिसके बारे में भारत में कहा जाता है कि अगर सांप और कायस्थ एक साथ मिले तो पहले कायस्थ को मारना चाहिए। लेखक कहता है जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष अपने गुण और दूसरों के दोष दिखाने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। हम लोग जिस परिवार के कहे जाते हैं प्रतापगढ़ का बाबूपट्टी गांव रानीगंज स्टेशन से लगभग 1 मील पर है। पुरखों की ड्योढ़ी पर प्रति संध्या को दिया जलाने के अर्थ गांव में ये लगाया जाता है कि वंशक्रम अटूट है। वंश नष्ट रावण को लेकर एक कहावत भी है, 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती रावण घर दिया नवाती। अच्छा, प्रतापगढ़ में कहते हैं कि 2-3 पीढ़ियों तक रह चुकने के बाद हमारे खानदान के जो सबसे बुजुर्ग पुरखा वहां से इलाहाबाद आ गए थे प्रतापगढ़ से। उनका नाम था मनसा। 2 शब्दों वाले नाम चले बात को 3 शब्दों वाले तीसरा प्राय जाति सूचक। गुजरात आदि में नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ दिया जाता है और दक्षिण में जन्मस्थान का। गुजरात में पिता का नाम जोड़ा जाता है, दक्षिण में जन्मस्थान का नाम। बाबूपट्टी में मनसा निर्धन निसंतान और दुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। मनसा जो थे बाबूपट्टी में निर्धन निसंतान बच्चे भी नहीं थे और दुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे मनसा। इलाहाबाद तहसील के तिलहर नामक गांव में रामानंद संप्रदाय की एक गद्दी है जिसके आचार्य थे परम संत तिलहर नाम। इलाहाबाद तहसील के तिलहर नामक गांव में रामानंद संप्रदाय की एक गद्दी, वहां पे उन्होंने गद्दी के आचार्य गुरु महाराज से दीक्षा ली और उनके पास 3 दिन रहे। कौन? मनसा 3 दिन रहे। चलने लगे तो गुरु महाराज ने उन्हें 3 पुत्रों का वर और 3 बर्तन दिए। 3 पुत्रों का वर भी दिया जब आने लगे, और 3 बर्तन दिए। एक बर्तन था बटलोई, एक थाली एक गिलास। तुमने एक थाली दे दिया, एक गिलास दे दिया और एक बटलोई दे दिया। कहा देखो जब तक ये बर्तन तुम्हारे पास रहेंगे तब तक तुम्हारा कुटुंब जो है वो अन्न कष्ट नहीं भोगेगा। उन्होंने मनसा को 3 रुपए नगद भी दिए, 3 रुपए भी दिए। जहाँ से तुम्हारा पाँव आगे ना उठे वहीं रात बिताना और सवेरे वहीं अपनी झोपड़ी डाल लेना। तुम्हारी 7 पीढ़ियां उसी जगह पर निवास करेंगी। मनसा तिलहर से पूर्व दिशा में प्रयाग नगर की ओर। मनसा मतलब बढ़ा कहाँ? वो जो है मनसा तिलहर से वो पूर्व दिशा में प्रयाग नगर की ओर बढ़ा। आधी रात को मोहल्लत चक के एक टूटे फूटे मंदिर देवी मंदिर के सामने भद्द से गिर पड़े।
सवेरे उठकर उन्होंने देखा कि मंदिर से जो है उत्तर पूरा बड़ा सा मैदान जो है वो खाली पड़ा है। अब क्योंकि उन्होंने कहा था कि कहाँ से आपको आगे नहीं जाना है, तो उन्होंने उसी तरीके से दिमाग लगाए ये लोग, क्योंकि वो वहाँ पे रात को जो है मंदिर के पास ही जो है गिर पड़े थे। अब सवेरे उठकर उन्होंने देखा कि मंदिर से उत्तर पूरा बड़ा सा मैदान खाली पड़ा है। 2 ही 4 दिनों में मनसा को पड़ोस के जो जैनी सेठ थे, उनके यहाँ हिसाब किताब का काम मिल गया। सेठ से वो सारा खुला मैदान उन्होंने 1 रुपया साल पर अपने नाम करा लिया। इलाहाबाद नगर में बसने वाला ये नया परिवार बहुत दिनों तक प्रतापगढ़ वाले के नाम से जाना गया। बाबूपट्टी से लोगों के विशेष और सामूहिक आगमन का दिन होता। माघ मास की अमावस्या को गंगा स्नान पर आते लोग बाबूपट्टी से पैदल चलकर प्रयाग आते, गाते हुए गंगा तोरी लहर चले रे गंगा तोरी लहर है। बड़ा और मझला परिवार मनसा की भूमि पर बने मकान में रहता आया। मनसा का काम उनके छोटे लड़के को मिला। जैनी सेठ की कुछ भूमि इलाहाबाद से उत्तर गंगा पार सोराव तहसील में भी थी। चौथी पीढ़ी के उत्तराधिकारी को इस जमीन की देखरेख करने के लिए कारिंदा के रूप में वहां भेजा गया। बाद को उसने वहीं चपरी नामक गांव में अपना घर बना लिया है, बसा लिया। मनसा की छठी पीढ़ी। मनसा की छठी पीढ़ी लेखक के पिता और खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। और कहते हैं कि जो है बड़ा घर उस समय 4 भाइयों का परिवार था। सबसे छोटे थे गणेश प्रसाद, गैसी चाचा उनको सब कहते। उनके 3 बड़े भाइयों के नाम थे जगन्नाथ प्रसाद, मुरलीधर, मोहनलाल। जगन्नाथ जो थे एक पुत्र और पत्नी, यानी एक लड़का था और पत्नी जगन्नाथ। और जो मुरलीधर थे उनके एक पुत्री थी और पत्नी। तो इनके एक लड़के और पत्नी, उनके एक लड़की और पत्नी मुरली मोहनलाल। और मतलब इनके मुरलीधर की एक पुत्री और पत्नी छोड़कर अल्पायु में ही स्वर्ग से सिधार गए थे। पुत्र और पत्नी छोड़कर चली गई थी। अब गणेश प्रसाद जो थे वो उन्होंने जगन्नाथ प्रसाद के और मोहनलाल मुरलीधर के अनाथ परिवार के भरण पोषण का भार अपने कंधों पर लिया गणेश ने। और उनकी माता बड़की अपने छोटे लड़के के साथ रहना पसंद करती थी। छोटे लड़के के साथ बड़की। मोहनलाल पढ़ने में ज़्यादा तेज थे, तो मोहनलाल जो थे वो एफए में उन्होंने प्रथम श्रेणी मिली। तो भाइयों की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया, मोहनलाल ने उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही दफ्तर में कलर का काम शुरू कर दिया मोहनलाल ने। मुरलीधर थे, जगन्नाथ थे, लेकिन मोहनलाल ने जिम्मेदारी ले ली। गणेश प्रसाद जो है बहुत महत्वाकांक्षी थे। उनके विवाह में बारात के साथ जाने की मुझे धुंधली सी स्मृति भी है गणेश प्रसाद की। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने का निश्चय किया। घर का खर्च चलाने को 2 एक ट्यूशन भी कर लिया। लेखक कहते हैं मनुष्य प्राय अपनी जवानी में कोई ऐसी भूल कर जाता है कि उससे उसकी ज़िंदगी का सारा नक्शा ही बदल जाता है। किसी सही कदम से ज़िंदगी अक्सर संवर भी जाता है। कहते हैं कि रमन महर्षि ने कैंसर का ऑपरेशन, यहाँ पे जिक्र आया एक साइंटिस्ट रमन महर्षि का, उन्होंने कैंसर का ऑपरेशन भी बिना क्लोरोफॉर्म लिए कराया था। तो एफए पास करने के बाद बीए में कहते एक विषय के रूप में उन्होंने गणित ले ली गणेश ने, और उनके गले की फांसी हो गई गणित। मोहन चाचा जो थे वो व्यंग और क्रोध से कहते ससुराल चले गणेश प्रसाद बनने। कहते हैं कि अपना गम गलत करने को वो चोरी छिपे शराब भी पीने लगे। गंसी चाचा ने जो है किंग बुश एंड द स्पाइडर की कहानी व्यर्थ ही नहीं पढ़ी थी। किसकी? इन्होंने किंग बुश एंड द स्पाइडर, इसकी कहानी व्यर्थ ही नहीं पढ़ी थी। 1 साल में कामयाब हो गए। एक बड़ी दावत हुई और जग्गू चाचा ने, जो जगन्नाथ थे, उन्होंने बड़की के बहन के लड़के होने के नाते, जग्गू जो चाचा है उन्होंने बड़की की बहन के लड़के होने के नाते खाना बनवाने का सारा इंतजाम अपने हाथों में ले लिया। और उन्हें खाना बनाने और खाना खिलाने का बड़ा शौक था। उन्हें और भी कई जीवन शौक थे। गंसी चाचा को शराब का चस्का उन्होंने ही लगवाया था, जग्गू चाचा ने। उनसे ज़्यादा उदार और जिंदा दिल आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। वे अपनी कमजोरियां खुलेआम स्वीकार करते थे। हमने तो बस 3 चीज चाहिए कि बस ये हो कि कलिया दारू मेहरारू। मनसा की संतानों में ग्रेजुएट होने वाले गंसी चाचा पहले व्यक्ति। उन्हें शीघ्र ही कायस्थ पाठशाला हाई स्कूल में गणित के अध्यापक के रूप में जगह मिल गई, जिस पर वे अपनी वृद्धावस्था तक काम करते रहे। मुझे छुटपन में घर का मुझे छुटपन में घर की स्त्रियां लड़कियों के साथ बैठने, उनके साथ खाने, गाने, ढोलक मजीरा आदि बजाने का शौक था। ये बात गंसी चाचा को फूटी आंख नहीं सुहाती। कहते मेरा हो, जो यहाँ पे बीच में बैठे हो सबके, मेरा इलाहाबाद की बोली में नपुंसक को कहते हैं। गंसी चाचा ने कभी संतान का मुख नहीं देखा। जवानी के उतार पर उन्हें सहसा फूल पौधों का शौक हो उठाया था। किसको? गंसी चाचा को। मोहनलाल और गणेश प्रसाद से 2-3 साल बड़े ही रहे होंगे गंसी, मतलब मोहनलाल और गणेश प्रसाद से 2-3 साल ही बड़े रहे होंगे।
स्वभाव से मोहनलाल जो थे तुनक मिजाज, जिद्दी और घमंडी थे। लेखक कहते हैं कि अध्यापक अपनी अकड़ बनाए रखता है, उसके शिष्य उसके अकड़पन को अपनी विनम्रता से पोषित करते रहते हैं। मोहनलाल के ऊपर भारी परिवार का दायित्व था। एक लड़का पढ़ाने को था और जो है 5 लड़कियां ब्याहने को मोहनलाल के ऊपर। तो एक लड़का पढ़ाने को है, 5 लड़कियां ब्याहने को, 4 अपनी है, 1 स्वर्गीय बड़े भाई की है। तो 5 थे, 4 अपनी थी, 1 स्वर्गीय बड़े भाई की। उनकी बड़ी लड़की की जो शादी है, तो बड़ी लड़की की शादी एक बड़े समृद्ध संपन्न घर में हुई थी। लड़का डॉक्टर था, ब्रज बिहारी लाल, जो बात को दरागान में आकर रहने लगा और जिन्होंने महाकवि निराला जी की अंतिम बीमारी में उनका इलाज भी किया था, ब्रज बिहारी। लड़की की जग्गू चाचा ने लड़की की जग्गू चाचा ने अपने निजी कैमरे से चोरी छिपे उसकी तस्वीर ले ली जग्गू ने शादी में दिखाने के लिए, और फिर उससे लड़के वालों को दिखला दिया। जब सास को बड़ी निराशा हुई, बड़ी तेज थी, बोली, अरे इस बेसन की लला को ये गोबर की लली कैसे मिल गई, इतनी बेइज्जती की। जीवन उनका एक ढर्रे पर चलता था। सुबह उठकर वे गंगा नहाने, लौटकर सूर्य देवता और तुलसी के पत्तों और मिर्च चबाकर भोजन के लिए बैठ जाते। कभी कभी सत्यनारायण की कथा भी सुनते थे। कृष्ण जन्माष्टमी पर कहते हैं कि झांकी लगाने सजाने का उन्हें शौक था। उनकी माता ने मथुरा के गोसाइयों से दीक्षा ली थी। मोहनलाल के चिलम बनने का काम जगन्नाथ प्रसाद के पुत्र कौन करते थे? तो मोहनलाल के चिलम बनने का काम जगन्नाथ के पुत्र शिव प्रसाद करते। कभी कभी मैं भी करता। बड़े हुए तो उनके पुत्र ठाकुर प्रसाद करने लगे, हमको सिखलाया गया था। शहादतमंद की यही निशानी दे बुजुर्ग को हुक्का पानी। 920 के आसपास यूनिवर्सिटी के दफ्तर में पदोन्नति के सिलसिले में मोहनलाल के साथ कुछ अन्याय हो गया। उनसे नीचे की किसी कलर को उनसे ऊपर कर दिया गया। बस इसी पर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो मोहनलाल जो है नाराज हो गए कि प्रमोशन किसी और को मिल गया, मिलना इनको चाहिए था, और इसी चक्कर में जो है उन्होंने गुस्से में जो है इस्तीफा दे दिया वहाँ पे। उनकी सबसे छोटी लड़की दीपावली पर दिए जो है सजाते हुए जलकर मर गई। और कहते हैं कि उस अच्छी बात केवल ये हुई कि उनके लड़के जो ठाकुर प्रसाद हैं, उन्होंने एफए पास कर लिया है। हमारे परिवार में एमए तक पहुंचने वाले वे पहले व्यक्ति थे। नौकरी पर उन्हें जल्दी नहीं मिली, नौकरी जल्दी नहीं मिली। लेकिन नया मकान बनाने की बात केवल गणेश प्रसाद सोच सकते थे, पैसा तो सिर्फ उन्हीं के पास था। पड़ोस में एक सरजू तेली था, पड़ोस में एक सरजू तेली का मकान था। ये मकान गणेश प्रसाद ने खरीद लिया और उसे तोड़वा कर 2 महला बड़ा पक्का मकान बनवाया। मोहनलाल गंगा जी के किनारे एक कुटिया डाल ली थी, क्योंकि वो जब इस्तीफा वगैरह दे के चले आए तो डाल लिया था। वहीं कुछ महीने पश्चात उनकी मृत्यु भी हो गई थी मोहनलाल की। ठाकुर प्रसाद जो थे, इनके लड़के शिक्षा विभाग में ऊंचे पद पर है, विवाह हो गया है, कई बच्चे हैं, 2 एक तो काफी बड़े भी हो गए हैं। ये तो बड़े घर की कथा हुई। मनसा की छठी पीढ़ी में मझले घर में भी एकमात्र इनके पिता थे, बच्चन जी के पिता। कहते कि छोटा घर जो है चपरी में बसा रहा। मनसा की छठी पीढ़ी में वहां 2 भाई थे, छेदीलाल और शारदा प्रसाद। तो छोटा घर इनका चपरी में था, और चपरी में मनसा की छठी पीढ़ी में वहां 2 भाई थे, छेदी और शारदा प्रसाद। शारदा प्रसाद जो थे वो क्या करते थे, पटवारी का काम करते थे, पर इस बात को प्रयत्नपूर्वक छिपाया गया था। इस पेशे के साथ कुछ ऐसी हीनता जुड़ी हुई थी कि कायस्थों के अच्छे परिवार जो है, वो कायस्थों के अच्छे परिवार पटवारियों के यहाँ अपनी लड़कियां देना पसंद नहीं करते थे। जैनी सेठ के परिवार जैनी सेठ के परिवार से शारदा प्रसाद जो थे, शारदा प्रसाद का पुश्तैनी संबंध बना हुआ था। पता नहीं गांव में वे उनका क्या काम करते थे, पर जब जैनी परिवार में ब्याह शादी होती थी तो उनकी ड्यूटी लगती थी, और वे गांव से कुछ आदमी लेकर उनके यहाँ आते और काम धाम में हाथ भी बिठाते थे। मेरी लड़कपन में एक बार जैनी परिवार में कोई शादी हुई थी, बड़ी धूमधाम से। उन दिनों के समाज सुधार आंदोलन में नाच मुजरे आदि का विरोध किया जाता था, पर ऐसे अवसरों पर कुछ मनोरंजन की आवश्यकता अनिवार्य थी। जैनी परिवार ने एक पारसी थिएट्रिकल कंपनी बुलवाई थी, महफिल के सामने स्टेज बनवाया था। कहते कि शारदा चाचा की बदौलत मुझे वहां नाटक देखने का अवसर मिला था। इंतजार और उत्सुकता की घड़ियां, 3 बार घंटियां और फिर जोर के धड़ाके के साथ पर्दे का उठना मुझे अब तक याद है। पर बाद में नाटक को जो मैंने जाना समझा, उससे अब लगता है कि वो
किंग लियर की कथा पर आधारित रहा होगा या उसी का कोई बिगड़ा हुआ रूप था। ये शब्द उस समय भी प्रचलित हो गया था जिसके दृश्य बीच बीच में आते थे और जिसका नायक था एक जोकर। यानी कहते उस समय मेरे अधिक मनोरंजन की वस्तु क्या थी, कॉमिक थी। और ये शब्द उस समय भी प्रचलित हो गया था जिसके दृश्य बीच बीच में आते थे और जिसका नायक था एक जोकर। उस कथा में प्रायः पश्चिमी सभ्यता से आई चीजों का मजाक उड़ाया गया था। जोकर का नाम जीटक रखा था और जब वो रंगमंच पे जीटक आता था तो महफिल भर में हंसी के फुहारे छूटने लगते हैं। शारदा प्रसाद के 3 लड़के थे, जगत नारायण, रामचंद्र और काशी प्रसाद। छेदीलाल में लीक छोड़कर चलने, कुछ नया करने, कुछ जोखिम उठाने की प्रवृत्ति थी। तो ये बता रहे हैं कि जो मनसा की बीच वाली पीढ़ी है उसमें तो इनके यहाँ पे इनके पिता स्वयं रह गए थे, यानी बच्चन जी के पिता। लेकिन जो इनका और एक मतलब कि 3-3 लोग पूरे वंशक्रम में चलते हैं, तो एक और ने जो चाचा हैं उनमें छेदीलाल और सादा प्रसाद भाई थे और ये गाँव में रहते थे। और जो शारदा प्रसाद थे इनके जगत नारायण, रामचंद्र, काशी प्रसाद उनके ये लड़के थे। और जो छेदीलाल थे उनके बारे में बताया गया कि वो लीक छोड़कर चलने वाले थे। कहते हैं कि वो एक काम करते थे, लीक छोड़कर काम करने का मतलब कुछ भी नया करना, जोखिम उठाना। तो एक बार वे गाँव से लकड़ी मँगाते हैं और शहर में खूँटे गाड़कर सप्लाई करते हैं। कुछ दिनों तक उन्होंने क्या किया, धूमनगंज में ईंट का भट्ठा भी चलाया, धूमनगंज में। फिर किसी समय एक पंजाबी दोस्त की साझेदारी में वो ठेकेदारी भी की, अमृतसर पहुँचे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वे वहीं थे। लौट कर वे हमारे घर आए थे और उन्होंने एक संध्या को मार्छल्ला मार्शल्ला किसको मार्शल्ला को मार्शल्ला कहते थे, वे इसी तरह उसका उच्चारण करते थे। लेखक कहते हैं कि अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता, क्योंकि इनके जो छेदीलाल थे उस मार्शल लॉ का वर्णन या जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसका विवरण देते थे ऐसे मानो एक बिल्कुल सत्य लगता था। तो वही कह रहे थे कि उन्होंने सत्य अपनी आंखों से देखा था, इसलिए शायद वो इसका सजीव वर्णन अच्छे से कर पा रहे थे। कहते हैं उनके एकमात्र कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने बड़े उत्साह से किया था, बाद को गांव में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी लड़की के लड़के हीरा लाल ने उनकी लड़की के लड़के हीरा लाल ने, यानी एक लड़की थी उसका अच्छे से विवाह किया, उनकी लड़की के लड़के हीरा लाल ने हायर एजुकेशन के लिए आजकल दिल्ली में उन्होंने सरकारी लॉ कमीशन में अनुवाद के रूप में काम करना भी शुरू किया। विचित्र है कि मनसा की 7वीं पीढ़ी में उनके वंश में 7 ही लड़के थे, जगन्नाथ प्रसाद के पुत्र शिव प्रसाद और मेरे पिता प्रताप नारायण के 2 पुत्र, मेरे छोटे भाई शालिग्राम और मैं। बड़े घर वालों ने आंगन की थोड़ी सी मिट्टी खोदकर एक बर्तन में रख ली, हम लोगों ने अपने आंगन से खोदी। जीरो रोड से आते जाते अक्सर मेरी दृष्टि देवी मंदिर और शिवालय पर पड़ी और उपयुक्त बिजली के खंभे पर। लेखक कहते हैं कि जवानी में आदमी अपने सपनों की रील को सीधी घुमाता है, इस जिज्ञासा से कि आगे और आगे क्या होने को बाकी है अभी। राधा राधा वे थी मेरे पिता के पिता की पिता के पिता की पुत्री, मेरे जन्म के समय 20 कम वो 80 वर्ष की लगभग थी, सबके बूढ़ों की बुआ। लेखक कहते हैं कि हमारी सभ्यता पुरुष प्रधान है, इसमें कोई व्याकरण से सिद्ध करना चाहे तो एक सबूत ये है, राधा की मृत्यु 95 वर्ष की अवस्था में हुआ और 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ फूलपुर तहसील के रामापुर गांव के एक सम्भ्रांत जमींदार परिवार में। 16 वर्ष की अवस्था में उनकी एक कन्या हुई, 17 वर्ष की उम्र में उनके पति का देहावसान हो गया। यानी 15 में विवाह हुआ था राधा का, 16 की अवस्था में कन्या हुई, 17 की वर्ष में उनके पति का देहावसान हो गया। बताती थी कि निकली थी तो वो कुएं में कूदने के विचार से, क्योंकि उनके परिवार वाले तंग करते। राधा के यही भाई मिट्ठू लाल, इनकी परबाबा, वो अपने परबाबा के यहाँ चली आई, इनके परबाबा के मतलब वो अपने भाई के यहाँ चली आई। मिट्टू लाल 6 फुट जवान थे, शरीर उनका इस्पात का था, कसरत का उन्हें शौक था, लाठी और तलवार चलाने में पारंगत थे। उनके पास कई तलवारें कटारे भी थी, घोड़े की सवारी करते थे। मतलब क्या क्या मिट्टू लाल करते थे, तलवारें चलाते थे, कसरत करते थे और उनके पास कई तलवारें कटारे थी, घोड़े की सवारी करते, बाज पाले हुए थे, मशहूर थे। उनके पेशाब का कहते हैं इतने मशहूर थे कि उनके पेशाब का भी चिराग जलता था। मिट्टू लाल के घर में राधा का पाँव पड़ना बड़ा शुभ हुआ, क्योंकि थोड़े ही दिन बाद वे कंपनी सरकार में शहर के नायाब कोतवाल या कोतवाल के नायाब हो गए। नायाब साहब ने काफ़ी धन कमाया और राधा की शब्दावली में किला जैसा बड़ा मकान बनवाया, चौखंडा 2 महला। उन्होंने राम बाग में एक शिवाला भी बनवाया और राम बाग के हनुमान मंदिर के प्रवेश द्वार से घुसते ही बाईं ओर पे ये शिवाला आज भी मौजूद है, वहीं सामने एक कुआं भी है।
नायब साहब हैं वो शिव के उपासक रहे होंगे। उनके घर में कहते हैं कि लड़का हुआ तो उसका नाम भोलानाथ रखा गया और यही थे मेरे बाबा। लड़की हुई तो उसका नाम भवानी रखा गया, तो भोलानाथ भवानी। राधा की बेटी का नाम महारानी था। राजसी प्रकृति के आदमी थे, नैबाइन स्वभाव से कंजूस थी, यानी जो परदादी थी। नायब साहब की मृत अधेड़ अवस्था में ही अपने अक्खड़ स्वभाव का परिचय उन्होंने मृत्युशैया पर भी दिया। गोदान कराने के लिए जब गाय लाई गई तो उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ने से इनकार कर दिया। घोड़ा ही दान किया गया। उनकी मृत्यु के तीसरे दिन उनका घोड़ा मर गया और उनका पाला हुआ बाज भी। मतलब घोड़ा भी मर गया और बाज भी। अंतिम बात जो उन्होंने पुत्र से कही थी, बात ये थी कि राधा को मान के साथ रखना और उनकी बेटी का ब्याह कर देना। अपने चारों ओर के किसी व्यक्ति को नायाब साहब जैसा न पाने के कारण मुझे किसी दंत कथा के नायक से लगते। लेखक कहते हैं रक्त का कितना असर होता है ये कहना कठिन है। बहादुर की संतान कायर होती है, कबीर के वंश में कमाल उपजता है, पर बालपन में पड़े संस्कारों का असर किसी न किसी रूप में जीवन पर बना रहता, प्रकट भी होता है। 6 वर्षों तक जो मैं यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में रहा और पिछले महायुद्ध के समय हर गर्मी की छुट्टी में रेगुलर ब्रिटिश यूनिटों से संबद्ध रहकर जो मैंने आधुनिक हथियारों को चलाने की शिक्षा ली, मैं कलम और बंदूक दोनों चलाता हूँ, उसमें मेरे प्रारंभिक सपनों की कोई प्रेरणा होगी, इसमें मुझे संदेह नहीं। वे कभी-कभी मेरी पंक्तियों में भी उतर आए हैं। विवश जीविकोपार्जन को मैं हुआ न किस-किस पद का राही, पर मेरा बस चलता तो मैं होता कवि के साथ सिपाही। नायाब साहब जैसा कि अक्सर लोग चाहते हैं अपने पुत्र को अपना प्रतिरूप बनाना चाहते थे और ये मानी हुई बात है कि प्रतिरूप रूप से प्रतिबिंब बिंब से अस्पष्ट और कमजोर होता है, असल असल है, नकल नकल। बाबा शरीर से तो पुष्ट थे, कद से मझोले थे। घर पर ही मौलवी रखकर उनको अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा दी गई थी। बाबा को लिखने का काफी अभ्यास कराया गया होगा। बात शायद ये भी थी कि उन दिनों छपी पुस्तकों का अधिक प्रचलन नहीं हुआ था। लोग प्राय जो पुस्तक पढ़ना चाहते थे उसे दूसरों की हस्तलिखित पुस्तकों से नकल कर लेते थे। बाबा के हाथ की लिखी हुई कुछ पुस्तकें मेरे लड़कपन तक मेरे घर में सुरक्षित थी। एक प्रति खालिक बारी की, वो भी उन्हीं के हाथों लिखी थी। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। ये एक प्रकार का द्विभाषी कोश है, हिंदी फारसी का ज्ञान कराने के लिए। इसका व्यापक प्रचार किसी समय किया गया होगा। ये कथन भी प्रसिद्ध है, 1 लख उठ 1.25 लख गाड़ी, तेही पर लादी खालिक बारी। बाबा की बस्ते की हस्तलिखित पुस्तकों में उर्दू अक्षरों में लिखा है रामचरितमानस का सुंदरकांड। मेरे ननिहाल में तो मेरे नाना का एक पूरा रामचरितमानस था जो उर्दू अक्षरों में लिखा था। कहते हैं कि प्रसंगवश बता दूं कि इस पुस्तक के साथ ही मेरे नाना के हाथ का लिखा हाफिज का पूरा दीवान भी मुझे मिला जो मेरे पास सुरक्षित है। मेरे पास पूर्वजों ने अपनी रुचि में फारसी और हिंदी का कैसा सुंदर समन्वय कर रखा था। नायब साहब मकान के अलावा एक भी रुपए नहीं छोड़े थे। बाबा का सबसे बड़ा चिंता का यही था कि महारानी का विवाह जिसका दायित्व उनके पिता उनके ऊपर छोड़ गए हैं। बुआ भतीजे ने सलाह की कि मकान का पिछला खंड बनियों को बेच दिया जाए, इससे महारानी की शादी के लिए रुपए मिल जाएंगे। महारानी के विवाह की शायद जिस दिन पहुंची उस दिन गदर की गड़बड़ी अपनी चरम सीमा पर थी। गदर में मर्द तो मार काट के लिए निकल गए, पर औरतें बड़े बड़े घरों में इकट्ठी हो गई। हमारे मोहल्ले चक से कुछ फलांग पर चौक में सरे बाजार हिंदुस्तानियों को पकड़ पकड़ कर नीम के पेड़ से लटका कर फांसी दी जा रही थी। कहते हैं कि जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद जब लोगों ने इन पेड़ों पर फूल चढ़ाना शुरू कर दिया तो सरकार ने उन्हें भी कटवा दिया। भोलानाथ के पांव पर जो गोला गिरा था वो ठोस लोहे का था और पूरे 1.25 सेर का वो लोहा इनके पैर पे गिरा था। महारानी के विवाह के कई साल बाद जाकर उनके एक लड़की हुई। लड़की साल भर की भी नहीं हुई थी कि उनके भी पति का देहावसान हो गया। भोलानाथ उनको ससुराल भेजते थे। पत्नी की राय से महारानी के पास अपने आंसुओं के अलावा कोई जवाब नहीं था। कहते हैं कि स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्योंकि जो साथ में एक तरीके से राधा के हुआ, तो जो चीज राधा के साथ हुआ था तो उनके भाई जो है, इनके भाई तो मतलब नायाब तहसीलदार अच्छे वो थे, तो बहुत ज़्यादा राधा को मानते थे, हर एक चीज़ था। लेकिन अब महारानी के साथ भी सेम चीज़, महारानी के लिए उन्होंने घर बेचकर और जैसे भी हो चुका शादी करवाया, लेकिन उन्हें थोड़ी पता था कि कल को यही सेम स्थिति होगी। भोलानाथ तो इसके लिए तैयार नहीं थे। जब वही समस्या उनके साथ भी हुआ तो वो भी आ गई और रोने लगी। तो कहते हैं कि महारानी के पास अपने आंसुओं के अलावा कोई जवाब नहीं था और स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। कहते हैं ये भी कि जो मर्द कमाता नहीं है वो औरत पर मुश्किल से हावी हो पाता है। महारानी की बेटी बुधिया है। कहते हैं कि नारी तो माँ बनने के लिए ही बनी है, उनके स्वप्नों में कोई इससे अधिक मधुर, कोमल और सबल नहीं होता। माँ बनकर ही वो पूर्ण होती है, ना बन सकी तो इस अभाव के लिए वो अपने को धिक्कारती रहती है। जीवन की मूलभूत मांगों के सामने जो स्वाभाविक रूप से नहीं झुकता,
उसे अस्वाभाविक रूप से झुकना ही पड़ता है। पारिवारिक आवश्यकताएं मजबूर तो करती हैं, तो उसे किले से घर का कोई हिस्सा भेज दिया जाता। मतलब वो था कि जब पारिवारिक आवश्यकता होती, इतना बड़ा घर जो है मिट्टू लाल ने बनवा के छोड़ा था, तो कोई हिस्सा उसका भेज दिया जाता। एक हिस्सा कहते बिहारी सुनार के बाप ने ले लिया, एक मुंशी आफ्ताब राय ने किबला आलम उर्दू पढ़ने का, एक महंगिनिया जो काचिन थी उन्होंने ले लिया, एक लाला श्याम सुंदर ने ले लिया। बाबा जो थे वो एक पुत्री के पिता हो गए, उनका नाम तुलसी रखा गया। कहते नारी और नृपति को पलटते देर नहीं लगता। महारानी भी यहाँ अपना हक समझने लगी, एक तरीके से रहते रहते, और कहते हैं कि जीवन में कुछ चीजें कोमल तंतुओं से बधी रहने पर ही संगठित रहती है। जब उन्हें अधिकार की लौह श्रृंखला से बांधने का प्रयत्न किया जाता तब वो बिखर जाती है, ऐसा लेखक का मानना है। बाबा को तलब किसी चीज की तो थी नहीं, पान वे खाते थे, इसका चस्का उन्हें मेरी मिर्जापुरी दादी ने लगाया था, दादी इनकी मिर्जापुरी थी, तो बस वो पान खाते। दिमागी काम और तंबाकू का संबंध पुराना मालूम होता है। हाथ का बना कासज इस्तेमाल होता था, कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लाल रंग का लेप लगाते थे। बाबा को अपने कलम कागज के छोटे मोटे खर्च के लिए दादी की काफी खुशामद करनी पड़ती थी। पुरुष के ऐसे काम धंधों को नारी का समर्थन कभी ही मिलता है जिसे 4 पैसे की आमदनी ना हो। पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी नहीं। यदि मेरे सामने आज विकल्प हो कि नायाब साहब का जीवन जीऊं कि भोलानाथ का, तो मैं निर्विलंब नायाब साहब का जीवन जीना पसंद करूंगा। जीवन के मारे हुए के प्रति मेरे मन में संवेदना भले ही हो, प्रशंसक हूँ मैं जीवन के जूझने वालों का। बाबा जीवन के शिकार पर बाबा जीवन के शिकारी, नहीं तो जीवन में क्या शिकारी। जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती जो झिझोड़ कर फेंक दे। काली सी काली रात का प्रभात होता है, समय चक्र जैसे सौभाग्य के वैसे ही दुर्भाग्य की जमीन पर भी होता हुआ आगे निकलता है। बाबा के बहनोई रियासत बलरामपुर में प्रभावकारी जगह पर थे, उन्होंने नौकरी लगवा दी थी। वे ललितपुर में जेल के दरोगा नियुक्त कर दिए गए थे। कर्म स्वभाव का प्रतिबिंब है, ऐसा लेखक कहते हैं। बाबा की नौकरी के लिए महारानी ने चकेसरी देवी को 7 जोड़ी नेवत चढ़ाई, खलुबनिया तेली को दे दिया गया। तो क्या किया गया था, बाबा की नौकरी के लिए महारानी ने चकेसरी देवी जो थी उनको 7 जोड़ी नेवत चढ़ाई, खलुबनिया तेली को दे दिया। घर के पुरोहित जो थे उन पुरोहित से ललितपुर जाने का मुहूर्त निकलवाया गया। दादी को पहुंचाने के लिए मुंशी आनंदी प्रसाद गए। वे रिश्ते में देवर और इनाउद्दीपुर गांव में रहते थे। मुसलमानी राज में जिसे इलाहाबाद नाम दिया गया वो पहले इलावास था, इलावास। एक गीत गाया जाता था जिसका मुखड़ा भर मुझे याद है, जब से चली है रेलगाड़ी कदर सिकरम की बिगाड़ी। बाबा ने अपने साथ ले जाने को पीतम्बर पंडित को ले लिया। जिंदगी भर उनके लिए 10 रुपए महीने की पेंशन बिलायल से आती रही। दादी की यात्रा की मनोरंजक घटना थी भूइयां रानी का दर्शन। देवी की चौरी की पूजा करते हुए दादी का बायां अंग फड़का। दादी ने वहीं पर मन्नत मानी कि अगर साल के अंदर उनके लड़के होगा तो ये 7 परिक्रमा करेंगे, उनको 7 चुनरी चढ़ाएंगे। कुछ ऐसा हुआ। 10वें महीने उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम प्रताप नारायण रखा गया। राधा महारानी बनिए के लिए अनाज आदि की सफाई करती, मौसम में मुंगौरी, बड़ी, पापड़ इत्यादि पे तैयार करती और मंदिर के लिए बत्ती भी बनाती थी। 1.5 बरस बाद पीतम्बर पंडित ललितपुर लौटे तो उन्होंने सूचना दी कि भोलानाथ के घर में लड़का हुआ है। दादी महंगिनिया काचिन के साथ ललितपुर गई। हाथ की छड़ी को घोड़ा और पानी की थाली को तालाब समझना बिल्कुल स्वाभाविक लगता है, लेखक कहते हैं। दोनों ने मिलकर सलाह की कि हम लोग प्रयागराज की ब्राह्मणी बनकर वहां जाएंगे मिलने। चलते चलते दिन दोनों मिलकर गाते भी रहती थी, एक नदिया एक नार कहावत मगलौही नीर भयो, जब दो मिली एक वरण भन सुरसरी नाम पयो। हमारे मध्ययुगीन समाज ने स्त्री के अधिकार छीन लिए हों, उसका दर्जा गिरा दिया हो, उसे अपमान करार दे दिया हो, पर अबला का पक्ष लेने के लिए उसने कभी आनाकानी नहीं की। एक आदमी के बसनीक हो गए नहाते समय। राधा महंगिनिया हिंदू नहाए चाहे गढ़ही में, नाम गंगा का ही लेता है। जब औरत अपनी जबान चलाती है तब मर्द अपनी तलवार म्यान में रख लेते हैं। ये भी है इम्पोर्टेंट पंक्ति। महंगिनिया जो थी वो बेसहारा को सब सताते हैं ऐसा बोली। सच कहते हैं, औरत और गरीब की कोई इज्जत नहीं, जो चाहे उसको ठुकराए, जो चाहे उस पर पाप लगाए। रुपए मिलने की खुशी में उसने उनको 1-1 रुपया दक्षिणा दिया। महंगिनिया का करवा चौथ का व्रत था तो एक डाकू की कुटनी में ये लोग, डाकू के घर में कुल 3 प्राणी थे जहाँ पे इनको ये मतलब कैद हो गए थे लोग। ललितपुर पहुंचने पर महंगिनिया ने 2-2 सोने की चूड़ी राधा को अपने कलाई में भी डाल ली उनके, ताकि हम लोग वहां जाएं तो ऐसा न लगे कि कोई भिखारी ना आई है। और एक बार लेखक ललितपुर जाता है, पिछली बातों को याद करता है। कहते हैं मनुष्य का बचपन जिस माटी पर लौटता है, मनुष्य का लड़कपन जिस धूलि खेलता है, वो उसके व्यक्तित्व में इतनी रस बस जाती है, उसे अलगाना, झाड़ देना या भुला देना असंभव होता है।
बांग्ला श्री ब्रजमोहन व्यास ने बनवाया था, बंगला ब्रजमोहन व्यास ने बनवाया था और संभवतः अपनी पत्नी ललिता के नाम पर उसका नाम ललिता आश्रम भी रख दिया था। कैम्ब्रिज में मैंने जो है ललितपुर पर एक कविता लिखी जो बाद को आरती और अंगारे, मतलब ललितपुर में इन्होंने एक कविता लिखी, कैम्ब्रिज में मैंने एक ललितपुर पर कविता लिखी जो बाद में आरती और अंगारे में प्रकाशित हुई। ललितपुर को नमस्कार है जहाँ पिता जन्मे थे। ललितपुर के प्रसिद्ध हिंदी कवि श्री तन्मय बुखारिया ने जब से ये कविता पढ़ी थी तब से उन्होंने कई बार ललितपुर आने के लिए मुझे निमंत्रित किया था। लेखक वहाँ पहुँचता है तो सबसे पहले जेल जाता है देखने के लिए। मुझे विशेष उत्सुकता थी शहजाद नदी देखने की, शायद उसका प्राचीन नाम सहाद्री होगा। आत्मा की अमरता पर संदेह किया जा सकता है पर संस्कारों की अमरता स्वयं सिद्ध है। यही तो प्रतीक रूप में वो माटी है जो 7 पीढ़ी तक असर दिखाती है। जब ये लेख टाइप होकर आते हैं तो मेरा लड़का अमित इसे पढ़कर बहुत उत्साहित होता है। राधा पहुंचकर अपने भाई से रो रो कर सारी जितनी भी विपदा है कि भाई ऐसे ऐसे हम लोगों को आना पड़ा, इतनी समस्याओं को झेलना पड़ा। गांव की स्त्रियों की इस कला पर मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है। रोते समय हृदय इतना भरा होता है कि मुंह से शब्द नहीं निकलते। बात कहते समय मस्तिष्क इतना सतर्क प्रबुद्ध है कि रोना आंसू निकलना बंद हो जाता है। हमारी गांव की स्त्रियां क्या चमत्कार करती हैं कि रोती भी जाती हैं और बात भी कहती जाती है। ना आंसू की लड़ी टूटती है ना बात की कड़ी टूटती है। बाबा ने जो है डाकू के घर का प्रसंग सुना तो बोले हो ना हो वो जबरा डाकू होगा, अभी तो 4 महीने हुए जेल से छूट कर गया है, कहो तो ससुर को फिर पकड़ मंगाए। राधा की एक थ्योरी थी, हमारे परिवार में लड़के अपने पिता पर ना जाकर अपने पितामह पर जाते हैं। मैं इन 2 पंक्तियों को गुनगुनाता हूँ, लेखक अपने पर हमेशा पछताते हैं। जिंदगी भर में कलम घिसता रहा, नाड़ मेरी थी कटी तलवार से। राधा ललितपुर में 6 महीने रही, बड़ी उन्होंने वहीं दिवाली मनाई। हिंदुओं के रस्म रिवाज न जल्दी बदलते न बंद होते। प्रताप नारायण की पहली सालगिरह इलाहाबाद में मनाया गया। 3 साल बाद वे प्रताप नारायण का बाल उतरवाने के लिए फिर इलाहाबाद आए और वहां से विंध्याचल गए। घर की प्रथा के अनुसार एक बकरी की बलि दी जाती थी। खानदान में वैष्णवी प्रभाव बड़े थे तो बकरे का स्थान नारियल ने ले लिया। मुझे याद है मेरा बाल भी शायद 5-6 वर्ष की अवस्था में विंध्याचल में उतरवाया गया था। तब तक जो है बलि नारियल की दी जाने लगी थी। हमारे परिवार में अंतिम बार ये रस्म इनके जो छोटे भाई का एकमात्र पुत्र प्रभात उसके लिए बाल उतरवाने वाली प्रथा की गई थी। मेरे लड़कों के पहले बाल उतरवाने की कोई विशेषता नहीं दी गई। मेरी पत्नी कट्टर सिख परिवार की थी, बच्चन जी बताते हैं। तीसरी बार बाबा शायद 2-3 साल बाद कुंभ या अधकुंभी के अवसर पर सपरिवार प्रयाग आए जिसमें मेरे पिता जी खो गए थे। तीसरे दिन वे एक थाने पर मिले। पुलिस के कब्जे में वे पहले दिन ही आ गए थे पर पता वे ललितपुर का ही बताते थे। एक बार मैं अपनी पत्नी तेजी के साथ सिंध जा रहा था जिसमें अमित खो गया था। मेरे बाबा 50 से कुछ ऊपर ही हुए थे, रिटायर। ललितपुर से लौटने के बाद वे 6-7 वर्ष जिए। झांसी, दतिया और ललितपुर के बारे में अब भी इन इलाकों में अक्सर कहावत सुनी जाती है। झांसी गले की फांसी, दतिया गले की हार, ललितपुर मत छोड़िए जब तक मिले उधार। मेरा हमेशा से ये विश्वास रहा है कि कहावतें अलटप्पू नहीं चल पड़ती, उनके पीछे कोई लंबा सामूहिक अनुभव रहता है जो जाति जीवन में न जाने कितने अवसरों पर कसौटी पर चढ़ता है और अपना खरापन सिद्ध करता है। झांसी के बारे में मैंने इस कहावत को सत्य पाया। छोटी फांसी का अनुभव मुझे कई बार हुआ, मेरे छोटे भाई को बड़ी फांसी का। जिन दिनों मैं अंग्रेजी दैनिक पायनियर, पहले वह इलाहाबाद से निकलता था अब लखनऊ से निकलता है, कि गश्ती एजेंट के रूप में यही उनकी पत्नी का देहावसान हुआ, यही उनकी पुत्री मरी, यही उन्होंने फिर से विवाह किया जो उनके लिए घोर अपमानात्मक प्रताड़ना और पश्चाताप का कारण बना। यही वे भीषण रूप से बीमार पड़े और यहाँ से जब इलाज के लिए लखनऊ गए तो फिर लौट कर ना आए, उनकी मृत्यु हो गई। मेरे बाबा दादी अपने 3 वर्ष के पुत्र और 5 वर्ष की पुत्री के साथ अपने पुरखों की ड्योढ़ी पर उतर पड़े। बुधिया वास्तविक उम्र से कम, मैं भी मतलब कि कहते बुधिया जो थी वास्तविक उम्र से कम ही दिखती थी, तुलसी बड़ी दिखती थी तुलसा। अपने सगे संबंधियों में अंग्रेजी पढ़ने वाले मेरे पिता सबसे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजी की प्रारंभिक शिक्षा एक बंगाली महाशय से ली, उनका नाम दुर्गाचरण या कालीचरण बनर्जी था। अंग्रेजी का प्रचार सबसे पहले बंगाल में हुआ। बाबा शांति भंग करने वाली कोई चीज जो थी तो मेरी दादी की जीभ। घर में जब 2 लड़कियां ब्याहने को हों तब दादी को नींद कहाँ। कभी कलाकार स्वप्न और यथार्थ को भले ही अलग करके देखे, मुझे लगता है कि जीवन की पूर्णता में दोनों अविभाज्य रूप से प्रासंगिक हैं। तुलसा का विवाह इटावा जिले के फफूंद नामक कस्बे के एक सम्भ्रांत जमींदार कायस्थ परिवार में हुआ। भोलानाथ अपने पुत्र को लेकर आनंदीपुर जा रहे थे और बारिश में मृत्यु हो गई उनकी। प्रकृति में असाधारण का होना कोई नई बात नहीं है। मेरे बाबा ने अपने अंतिम सांसों में मेरे पिताजी पर यह भार डालकर कि वे बुद्धि की शादी कर दे अपना शरीर छोड़ गए।
मृत्यु सदा ही दुखद और भयानक होता है। गरीब के घर की मृत्यु और भी करुण होती है और भी असहायता का बोध कराती है। बेटा तो वही लायक है जिसे बाप का नाम हो, जिसे उसका परलोक में सदगति हो, क्रियाकर्म में व्यर्थ का खर्च नहीं। दादी के उस साहस के लिए मेरे मन में सदा बड़ा सा सम्मान रहा है। ऐसे अवसरों पर बड़े बड़े समाज सुधारकों और क्रांतिकारियों को भी मैंने परंपरागत संस्कारों का शिकार होते देखा है। दुख के मारे आदमी की बुद्धि कमजोर पड़ जाती, प्राय यही आसन मालूम होता है कि जो दूसरे कहे वही करता चले जाए। समाज आदमी की इस कमजोरी और मौके की इस नाजुकी को समझता है और उससे वही करा छोड़ता है जो सदा से होता आया है। पिता के ना रहने पर माता माता पिता दोनों बन जाते हैं। जिस दिन माता की मृत्यु होती है उस दिन आदमी को अनुभव होता है कि आज उसके पिता भी नहीं रहे, माता भी नहीं रही। अपरिचित परिचित घर आकर सुनाने लगे प्रताप नारायण की शादी के लिए। साथ ही समाज की व्यंग धमकी और आगाही के स्वर भी सुनाई पड़े। लड़की सयानी होकर ब्याही रही तो समाज और भी जीना दुश्वार कर देता। उसकी जबान का अनवरत प्रहार सहन करते जाना ये भी बड़े बहादुरी का काम है। यूरोप में बहुत बड़ी संख्या में पुरुष स्त्री आजीवन विवाहित रहते हैं। इसके लिए न समाज उनकी आलोचना करता, न उनका अनादर करता, न उस ओर विशेष ध्यान देता है। इस दुराग्रह का परिणाम ये हुआ कि मेरे पिता को अल्प शिक्षित, बेरोजगार और साधनहीन रहते हुए भी विवाह करने के लिए तैयार होना पड़ा। प्रताप नारायण का विवाह शहर इलाहाबाद के ही मोहल्ला कटरा के निवासी मुंशी ईश्वर प्रसाद की कन्या के साथ हुआ, जिसका नाम सरस्वती था। अज्ञान इतना भोला होता है कि उस पर हंसने या क्रुद्ध होने के बजाय उसे प्यार करने को जी चाहता है। पीतम्बर पंडित के बेटे मंगल पंडित पीतम्बर पंडित के बेटे मंगल पंडित की भविष्यवाणी सच निकली। ब्राह्मण बेकार भी अपनी रोजी की कुछ जुगत कर ही लेता है। मुंशी ईश्वरी प्रसाद का परिवार 12 से आकर इलाहाबाद कटरा में बसा था। शायद शहर में आकर बसने वाले वे अपने खानदान के पहले व्यक्ति थे। मेरे पर नाना जिंदगी भर मेरी नानी को पलटन वाली ही पुकार कर व्यंग करते रहे। साथ ही उनके हाथ की बनाई रोटी फिर उन्होंने कभी नहीं खाई। मेरे नाना का रंग बहुत गोरा था। मेरे ननिहाल के घर के आंगन में बहुत से हथियार गाड़े गए थे। सिर्फ एक कटार निकाल ली गई जिसकी नव दुर्गा में पूजा होती थी। मेरे नाना ठंडे दिमाग और सौम्य स्वभाव के आदमी थे। उनके नौकर माता भीख थे। इनके नौकर नाना के माता भीख महात्मा भीख ने उनके दो एक किस्से मुझे सुनाए थे। माता भीख अपनी वृद्धावस्था में मेरे माता पिता के पास काम करने को आ गए थे। मेरी प्रारंभिक रचना तीसरा भाग की उक्रीड़ कहानी का नायक दक्खू माता भीख पर ही आधारित है। लल्ली मेरी माँ ही है। माता भीख की मृत्यु मेरी ही ड्योढ़ी पर हुई थी। माता भीख का दुकानदार और लौकी की कहानी। मेरे नाना को एक बड़े जोशी ने 1 साल पूर्व उनके देवाशान की तिथि और घड़ी बतला दी थी। अज्ञात को जानने की जिज्ञासा और इस दुर्बलता की अवस्था में मनुष्य निश्चित न जानने पर संभाव्य से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता है। विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनायक भी हो सकता है। नाना के बड़े भाई के लड़के मुंशी दरबारी लाल 12 से इलाहाबाद आ गए और परिवार की देख रेख करने लगे। नानी के सिर पर 2 काम थे, कन्या सरस्वती का ब्याह देना और बालक विंदेश्वरी प्रसाद को पढ़ाना। बुद्धि का विवाह बादशाही मंडी कि बाबू राजकिशोर के साथ तो हो ही गया था। वे 3 भाई थे। प्रताप नारायण की शादी में जो कुछ बर्तन कपड़े रुपए आदि मिले थे वे सब बुद्धि की शादी में लगा दिए गए। यानी इनकी शादी कराई गई और इनसे जो पैसे वगैरह बचे जो भी मतलब उनके यहाँ से दहेज बर्तन कपड़े मिले वो फिर क्या हुआ कि बुद्धि की शादी में लगा दिए गए। केवल एक जेबी घड़ी रख दी गई थी जिसे मेरे पिताजी हर समय अपने पास या साथ रखते थे। लड़कपन में एक दिन मैंने वो घड़ी उनसे ले ली थी और मेरी असावधानी से वो भी खो गई। पिताजी ने कुल मिलाकर शायद 35 वर्ष पायनियर की नौकरी की। जब वे रिटायर हुए तब उनकी तनख्वाह 200 से ऊपर हो गई। मेरे परिवार में एक विचित्र परंपरा चली आती है। एक पीढ़ी में पुरुष शासन करता है तो दूसरी पीढ़ी में स्त्री। नारी को पूजने का आदर्श बनाकर पुरुष ने अपने को कम नहीं पुजवाया और पीटने का अधिकार हाथ में रखकर शायद कम पिटा भी नहीं। पिटाई हमेशा शरीर की ही नहीं होती। कहते हैं कि प्रयोगों का औसत निकाला जाए तो प्राय स्त्री ही पुरुष से दबी रही हैं और इसका कारण बताया जाता है उनकी आर्थिक स्वतंत्रता। जहां आर्थिक स्वतंत्रता संभव हुई वहां इसमें संदेह नहीं कि एक दूसरे से दबने की भावना दूर हो गई। सरस्वती को केवल हिंदी की शिक्षा दी गई थी, घर पर ही संभवतः उनकी माता के द्वारा। नानी रामायण नित्य पढ़ती थी। सुरसागर भी 2 जिल्दों में उनके पास था। अलिफ से लेकर 2 चश्मी और तक उर्दू भी जानती थी माताजी। मुझे उर्दू अक्षरों की शिक्षा पहले पहल उन्हीं से मिली थी। बच्चे में बदली की भावना बड़ी प्रबल होती है। आप उससे कुछ काम ले लें तो वो भी आपसे कुछ अधिक काम लेकर ही संतुष्ट होता है। उनकी माँ ने घर से विदा करते समय बेटी को रामायण की एक पोथी दी थी जिसमें सत्येन सुईया के नारी धर्म उपदेश के स्थान पर एक बेलपत्र लगा दिया था। एके धर्म एके व्रत नेमा काय बचन मन पति पद प्रेमा। मेरे पिता की मृत्यु के बाद वे 3 वर्ष 6 महीने जी कैसे गई।
पिताजी मेरे गांव में होने वाले हिंदू मुस्लिमों के दंगों को शांत कराए। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक था। गंगा स्नान, पूजा, रामचरितमानस और दूसरा गीता। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे 7 स्वर, तो गा कर पाठ करते थे। ये क्वेश्चन आया था ना, 100 स्वर पाठ कौन करते हैं, तो वे मानस का पाठ करते थे, रामचरितमानस का नवाहिक पाठ करते थे 7 स्वर यानी गा कर। गीता पिताजी पढ़ते थे तो मौन रहकर गीता पढ़ते थे। कविता स्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठ जाते थे। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे कि एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे। पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दलान की तिकोनिया पर रख दी। विक्टोरियन युग की थी और पायनियर के दफ्तर कन्नम पिताजी ने शायद 2 रुपए में ये ले ली थी। पायनियर कार्यालय में जो सज्जन प्रताप नारायण की ओर सबसे अधिक आकर्षित हुए और जिनसे प्रताप नारायण सबसे ज्यादा प्रभावित थे, वो पंडित रामचरण शुक्ल दफ्तर के बड़े बाबू थे। शुक्ल जी जो है सारदा पीठ के स्वामी भास्करानंद सरस्वती से दीक्षा लिए थे और अपने को वेदांत का अनुयायी कहते। वेदांत पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, श्री वेदांत चंद्रिका पुस्तक। शुक्ल जी दिमाग से दार्शनिक थे पर दिल से वो कवि थे। अपनी माता के देवासान पर उन्होंने जननी बिरह उच्छ्वास के नाम से एक कविता लिखी थी, जिसे मैं समझता हूँ हिंदी का प्रथम शोकगीत होने का गौरव मिलना चाहिए। शुक्ल कविताओं के 2 और संग्रह प्रकाशित हुए थे, ज्ञान पदावली और चरण विनोद, 2 खंडों में। उनका उद्वास और चरण विनोद मैंने लड़कपन में पढ़ा था। बाद में पिताजी स्वामी रामतीर्थ के बहुत बड़े भक्त हो गए। दादी जी पोता पोती का अरमान लेकर जो है छोटे घर चफरी गई और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। शुक्ल जी की जननी विरह उच्छ्वास पढ़ पढ़कर पिताजी ने अपने को समझाया। शादी की बात जो है शादी की बात जो है बुद्धि बुद्धि कर्कशा सिद्ध हुई। बुद्धि के कोई संतान ना हुई। उनके पति व्हीलर कंपनी में काम करते थे। भरी जवानी में ही उन्हें बीमारी हो गई और कुछ ही दिनों में वो चल बसे। बुद्धि के साथ महारानी गई, विरोध में नाराजगी से, राधा गई संकोच में लाचारी से। फिर कभी इस ड्योढ़ी पर पाँव न रखने की प्रतिज्ञा कर घर से निकलते समय महारानी ने गुस्से में साफ दिया, ये गड्ढी हो जाए। आरती बट्टी बढ़ाकर भी वे नानी माँ बेटी कॉफी जैसे कमा लेती। अकेले होने के कारण सरस्वती पिता के दफ्तर से न आने तक रामायण पढ़ाती थी या पढ़ती थी। सरस्वती को तीसरी संतान एक कन्या हुई, जिसका नाम भगवान देई रखा गया। भगवान देई यहाँ पे, ये भगवान देई जो है देवरानी जेठानी की कहानी में भी है। इनकी लड़की का नाम भी भगवान देई है। पुकारने का नाम उनका मुनपुन रखा गया, लेकिन भगवान देई का नाम पुकारने वाला मुनमुन रखा गया। मैं अपने माता पिता की छठी संतान। भगवान देई मुझसे 7 वर्ष बड़ी थी। मेरा नाम हरिवंश रखा गया। पंडित रामचरण शुक्ल ने प्रताप को यह सलाह दी थी कि अब मेरी माता गर्भवती हो तो वो जो है हरिवंश पुराण पढ़े। देवकी सुतत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मत तनयम कृष्णम त्वाहम शरणम गता। श्लोक का 108वां जाप करते और उसके बाद आधी रात को रामायण करते। पुरोहित जी ने कथा सुनाने और पूजा कराने के लिए 1000 रुपए की दक्षिणा भी मांगी थी। पिताजी प्रति मास जो है उनको 10 रुपए देते रहे। जब मैं 8-9 वर्ष का हो गया तब जाकर पिताजी इस संकल्प दृढ़ से उड़ पाए। मूल नक्षत्र में जन्मा पुत्र पिता के लिए घातक होता है, मुराह, उपद्रवी और उत्पाती। मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने 5 पैसे में मुझे लक्ष्मी ने समारिन के हाथों बेच दिया और उनके बतासे मंगाकर खा लिए। मैं उसे चम्मा कहता था, अपनी माँ को अम्मा कहता था। बड़ा होने पर मैं अपने जन्मदिन पर टोकरी का पूरा अनाज पैर से उड़ेल देता था अपने चम्मा के लिए। हिंदू समाज ने जन जन के बीच ऊंच नीच का कटुबोध कराने के लिए कैसे अजीब तरीके निकाले हैं, मुझे याद नहीं। कब मैंने ठोकर मारकर अन्नदान करने से इनकार कर दिया और वर्षगांठों पर मेरा तुलादान किया जाने लगा। मुझसे 3 साल छोटे मेरे भाई शालिग्राम थे, तो 7 साल बड़ी बहन थी मुनमुन और 3 साल छोटे भाई थे शालिग्राम। मुझे लगता है कि मेरे पूर्वजों ने अछूतों का अपमान करके जो पाप किया था उसका यत्किंचित प्रायश्चित मैं कर पा रहा हूँ। सामाजिक स्तर पर कोई सुधार हो इसके पूर्व व्यक्ति को निर्भीकता और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। लेखक कहता है एक छोटा सा कदम इस दिशा में ये उठाया जा सकता है कि लोग अपने नाम के साथ अपनी जाति का संकेत करना बंद कर दें। मैं मुरहम के दिन इमाम साहब का फकीर बन जाता हूँ और हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत वे मृत पर्यंत रखती रही। जब से मुझे याद हुए प्रति मंगलवार को संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ भी करती। करकल मुझसे 3-3.5 वर्ष बड़े होंगे। करकल मेरे पिता की एकमात्र बहन तुलसा की अचानक मृत्यु हो गई। मंगल पंडित की पत्नी सुंदर को पिता ने बहन मान लिया। तो कहते हैं मेरे पिता की एकमात्र बहन तुलसा, उनका अचानक जो है मृत्यु हो गया और मंगल पंडित की जो पत्नी सुंदर को पिता ने बहन मान लिया। मेरे जन्म के लगभग 3 वर्ष बाद मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ। मेरी माता उनका नाम मेरे नाम हरिवंश राय के जोड़े पर रघुवंश राय रखना चाहती थी। उन्होंने अपने छोटे लड़के का नाम शालिग्राम रख दिया, पुकारने का नाम रज्जन बच्चन के वजन पर।
शालिग्राम के जन्म के 3 वर्ष बाद मेरी छोटी बहन हुई, उसका नाम सैल कुमारी रख दिया गया। वो उनके अंतिम संतान थे। गिरधारी के खेत के पार बाबू मुक्ता प्रसाद का मकान था। गर्मियों में पहाड़ पर जाने वाले मोहल्ले के वे एकमात्र व्यक्ति थे। कौन? बाबू मुक्ता प्रसाद। गिरधारी के खेत के पार बाबू मुक्ता प्रसाद का एक मकान था। गर्मियों में पहाड़ पर जाने वाले मोहल्ले के वे एकमात्र व्यक्ति थे। आर्य समाजी विचारधारा से मेरा पहला परिचय उन्हीं की पुस्तकालय से हुआ। लड़का उनके कोई नहीं था। 2 भतीजे थे, ज्योति प्रकाश, ओम प्रकाश। दोनों भाई स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के साहित्य के बड़े प्रेमी और संग्रही थे। उन्हीं से लेकर पहले पहल मैंने स्वामी जी की कृति अमेरिका पथ प्रदर्शक और अमेरिका भ्रमण पढ़ी थी, जिसके कवर पर स्वामी जी के चित्र के नीचे छपा था, एक चवन्नी जेब में लेकर अमेरिका भ्रमण करने वाले। अब मैं ये मानता हूँ कि मस्तिष्क के विकास में कल्पना जागृत करने वाले साहित्य का भी महत्वपूर्ण योग होता है, भले ही वो कल्पना कभी साकार ना हो। मुक्ता को लोग संक्षेप में मोसिमगंज कहते थे। सुन्नी औरतें सफेद बुर्का डालती, शिया काले बुर्के। बुर्का की कहानी औरतें विवाह में एक गीत मुझे याद है, लीप ले चौपड़िया भक्तिन लीप ले चौपड़िया। महाजनी टोले के जैनी सेठ के परिवार में एक लाला कल्याण चंद हुए, एक बहुत बड़ा बंगला बनवाया, साइज वेश्या टमटम। सरबराकर की पुत्री नब्बन उसका नाम था। सरबराकर के मकान में मोहन चाचा रहने लगे। लगो दीवार पट्टी लगवा लिया, वहां पे भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जिस नाम सुनावे। उनमें प्रसिद्ध हुए जामिन अली, जो आगे चलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर हुए। गांधी जी की शहादत पर मैंने एक लंबी कविता मार्सिया की ट्यून में लिखी थी, शूद की माला की पहली कविता। उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। इन दिनों झूलों का एक चलतू गाना ये भी था, अरे रामा कच्ची कली कचनार छुअत अरे डार लौगत हरे। अरे रामा कच्ची कली कचनार छुअत डर लौगत हरे। गांधी जी के 1920 के असहयोग आंदोलन के समय द्वारिका प्रसाद ने अवधी भाषा में असहयोगी फाक के नाम की एक कविता लिखी, जिसे सरकार ने जब्त कर ली। 2-4 पंक्तियां आज भी स्मृति में अटकी है। जागा जागा जगावा देश विदेशिया छोरे हाथ का कंगन। गुलनार नायर नाचने वाली वेश्याओं को रामजनी कहा जाता है। गुलनार नायक नाचने वाली वेश्याओं को रामजनी कहा जाता है। जय नारायण महानारायण छोटे बड़े भाई थे, घुड़सवार में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। राजा खिल्लो छोटू अहिर आला गाने का उन्हें शौक था। मेरी चकवाली कविता में छोटू का भी वर्णन था। कुछ पंक्तियां याद है, मचिया पर बैठा करता था जमकर छोटू ग्वाला, और बजाकर ढोला गाया करता था वो आला। एक पंडित जी रामलीला में परशुराम बनते थे, पगोर उनकी आवाज से हम पहचान लेते थे। बाबू राजा राम पंडित मोतीलाल नेहरू के मित्रों में थे। बाबू राजा राम पंडित मोतीलाल नेहरू के मित्रों में थे। बंगालियों में एक महेंद्र मेरा साथी था। मुंशी राम प्रसाद का पुत्र डिप्टी मेरा सहपाठी था। प्रयाग में लड़कियों की शिक्षा के लिए आर्य कन्या पाठशाला जिन लोगों के प्रयत्न से खुला था, उनमें वाजपेयी जी का भी नाम था। वाजपेयी जी ने ओंकार प्रेस नाम से एक प्रेस भी खोला था, जहां से लड़कियों के लिए कन्या मनोरंजन नाम की एक मासिक पत्रिका निकलती थी, जिस पर प्रार्थना मेरे पिताजी की ही रहती थी। वाजपेयी जी ने ओंकार चारु चरितावली नाम से एक महान व्यक्ति की जीवनी प्रकाशित की थी, जिसका मूल्य शायद 8 आने का था। मेरे पिता कट्टर तो नहीं थे कहूँगा, पर आस्थावान सनातनी थे, और सनातन धर्म पताका नाम की एक पत्रिका भी आती थी, जो शायद मुरादाबाद से निकलती थी। भगवान देई का विरोधी स्वभाव, संगीत रथ प्रकाश अपना पैसा बचाकर खरीदा था। मौलवी साहब अपनी शक्ति के लिए मशहूर थे। मौलवी साहब उस समय की पढ़ाई रटन विद्या थी। 1 साल तक तो मुझे खालिक बारी ही रटाई गई। मौलवी साहब को शायद 2 रुपए माहवारी दिए जाते थे। खालिक बारी के बाद मौलवी साहब ने मुझे एकदम करीमा पर उतार दिया। फतेहपुर के इकबाल वर्मा सेहर ने, जिन्होंने रुबाइयत उमर खयाम का अनुवाद सीधे फारसी से किया था, करीमा का भी अनुवाद किया था। करीमा के बाद मुझे मामकीमा पढ़ाया गया। लेखक कहते हैं कि वेदना और विवेक का रंग कहीं भी पाया जाए, एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं होता। मानवता अपनी पीड़ा और प्रकाश के क्षण में प्राय एक स्वर में बोलती है। मेरे एक मामा बाबू बिहारी लाल, वो वहाँ के हेडमास्टर थे, जहाँ मैं पहली बार पढ़ाने गया। जहाँ पे ये पहली बार पढ़ाने गए, बिहारी लाल हेडमास्टर थे। मोहतिया श्यामगंज म्यूनिसिपल स्कूल था। नीचे दर्जों की 1 पैसा, बीच के दर्जों को 2 पैसे उनके लिए, और सबसे ऊंचे दर्जों के लिए 1 आना। उस पाठशाला की प्रार्थना अब तक मुझे याद है, हे प्रभु अन्नदाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। विश्वास था गाने से पट्टी जल्दी सूखेगी। सूख सूख पट्टी चन्ना गोटी राजा लाया माहौल बनाया। अच्छा, ये पट्टी सुखाने वाला काम आप वहाँ पे भी देखेंगे, मुर्दहिया में भी है ना। उन दिनों अंग्रेजी की पहली किताब किंग रीडर पढ़ाई जाती थी। किंग रीडर कवर पर जॉर्ज पंजम की तस्वीर होती थी। पंडित रामचरण शुक्ल ने 500 रुपए मेरे पिताजी को घर ठीक कराने के लिए दिए थे, जब उन्होंने ये कंडीशन देखा था। तो
कहते हैं कि बहन के विवाह में 3,000 रुपए खर्च हुए थे, केवल 1,000 उनके पास थे, 2,000 तो पंडित रामचरण शुक्ल ने दिए, यानी 3,000 खर्च हुआ, 1,000 इनके पास से, 2,000 पंडित रामचंद्र शुक्ल ने दिए थे। मेरी बड़ी बहन का विवाह जिला प्रतापगढ़ के परसीपुर ग्राम के बाबू त्रिलोकनाथ के साथ तय हुआ, जो जमींदार का काम देखते थे। हमारे मोहल्ले के बाबू द्वारिका प्रसाद के भांजे थे। बहन की डोली चली गई कि घर में ढोलक पर गाना बैठ गया, मैं राजा तोर खेलन को, यानी मैं राजा तोरे खेलन को गेत बनूंगी। हमारे अंग्रेजी के मास्टर विश्वनाथ प्रसाद को 8 रुपए महीने दिए जाते थे। 8 रुपए महीने किसको? इनके अंग्रेजी के मास्टर विश्वनाथ थे उनको। पंडित विश्राम तिवारी ऊंचा मंडी म्यूनसिपल स्कूल के हेडमास्टर थे। पत्नी बबना थे, पंडित 28 तो बबना 8 की थी। और इस तरीके से माता मावा, एक दोहा उठते बैठते उनकी जबान पर भी रहता था। पुरुष सिंह जो उद्यमी लक्ष्मी ताकरी चेर, भाग भरोसे जे रहे कुपुरुष भसाही थे। वे पिताजी से 5-6 वर्ष छोटे भी थे। करकल एक दिन खबर लाए कि विद्या मंदिर स्कूल में स्वामी सत्यदेव परिव्राजन का व्याख्यान है। उनका भाषण हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा था। मैंने सभा में बैठे ही बैठे निर्णय किया, अब मैं उर्दू छोड़कर हिंदी ले लूंगा। मैं चौथे दर्जे में था तब जब मैंने ये डिसाइड किया। उर्दू छोड़कर हिंदी लेने के लिए पत्र डिप्टी इंस्पेक्टर बाबू श्री कुमार सिंह को दिया था। मुझे प्रथम स्थान की प्रत्याशा थी। भाषा बदल देने के कारण मेरा द्वितीय स्थान आया। भारतीय भवन पुस्तकालय की सभी किताबें लेखक ने पंडित विश्वास तिवारी के कहने पर पढ़ डाली। प्रोफेसर खुशहाल खान हारमोनियम पर वंदे मातरम गीत हमको संगीत की शिक्षा देते थे। मराठी भी उनको आता था। हिंदी प्रेमी विद्यार्थी में उस समय ठाकुर यादवेंद्र सिंह थे। हिंदी प्रेमी विद्यार्थियों में समय ठाकुर यादवेंद्र सिंह थे। रीवा के बाद तो उनकी कहानी को 2 संग्रह में प्रकाशित हुए। पहले का नाम हार था, जिसे मैंने अपने प्रथम काव्य संग्रह तेरा हार नाम के लिए प्रेरणा ली। उनके दूसरे संग्रह की भूमिका मैंने लिखी थी। इस समय ध्यान से वो उतर गया है। अपने निजी जीवन के एक कटु प्रसंग पर उन्होंने 2 भागों में उषा बनाम प्रकाश नाम से एक पुस्तक छपाई थी। उसके कवर पृष्ठ पर मेरी ये पंक्तियां भी थी। मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छलन रहित व्यवहार मेरा। ठाकुर विक्रमादित्य सिंह के ध्रुव नाटक में भगवान के स्वर में मैं ही पर्दे के पीछे से बोला था। उनका दूसरा नाटक सुदामा है। मैंने अपनी हिंदी की पहली कविता इन्हीं से शुद्ध कराई थी। लेखक कहते हैं कि नकल अगर अकल के साथ की जाए तो नकल करना मौलिक लेखक की विचार प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। करकल का विवाह जो है बुदुल नाम की एक पंडा की लड़की से हुआ था। करकल का विवाह बुदुल नाम के एक पंडित उनकी लड़की से हुआ था। लड़की का नाम चंपा था। करकल बेल की 2 महिला जो है करकल बेल की 2 मालाएं ले आता चंपा के पास पहले दिन। ज्वर के कारण करकल की मृत्यु हो गई थी। इनकी तीनों लोगों की दोस्ती थी। भगवान दे इनकी बहन पाचक में मरी थी। सुंदर और चंपा बद्रीनाथ की यात्रा से वापस आ गई हैं। सुंदर उनकी सास थी चंपा की, जिनको उनके पिता ने बहन भी मान लिया था। जाते ही समय हरिद्वार में उनके शरीर के साथ बड़ा अत्याचार हुआ। बाबू राम किशोर के 2 लड़के थे, 2 लड़कियां, जिनमें श्यामा सबसे बड़ी थी। रामचंद्र श्यामा के चाचा हैं। श्यामा के साथ मेरा विवाह मई 1926 में हो गया। उस समय मेरी अवस्था कितनी थी? 19 से कुछ नीचे। श्यामा की 14 से कुछ ऊपर। मतलब इनकी 19 से कुछ नीचे थी, श्यामा की 14 से कुछ ऊपर। मैंने उसे श्यामा को जॉय नाम दिया। उसने मुझे सफरिंग कहकर बुलाया। पत्र के साथ ही उसने 100 रुपए का एक नोट रख दिया था कि उससे मैं यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखा लूँ, कोर्स की किताबें ले लूँ। ये रुपए उसके किसी संबंधी ने अपने लिए इसके स्वर्ण कुंडल बनवाने के लिए दिए थे। हिंदी हमें मिस्टर धीरेन्द्र वर्मा और मिस्टर डीपी शुक्ला पढ़ाते थे। हिंदी जो है लेखक कहते हैं कि हमें मिस्टर धीरेन्द्र वर्मा और मिस्टर जो है डीपी शुक्ला जो है पढ़ाते थे। धीरेन्द्र वर्मा को बच्चे भिंडी कहते थे। धीरेन्द्र वर्मा को इंदौर का एक लड़का भटनागर था। उसने यूनिवर्सिटी के 10 अध्यापकों को 10 अवतार मानकर एक कवित्त भी लिखा था। जब वो सुनाता था वरा रूप शुक्ला जी पर हम खूब हंसते। वर्णन उन पर सटीक बैठता था। लड़के इनको भगवान भी कहते थे। मेरे ससुर जी एक नई साइकिल भेज दिए थे मेरे लिए, यानी पढ़ाई के लिए। इनकी पत्नी इनके ससुर ने भी बड़ा सहयोग किया। मेरे सासू माँ को परीक्षण के बाद डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि उनको थायसिस की बीमारी। उन दिनों थायसिस या तपेदिक लाइलाज मर्ज था। उनका निधन हो जाता है। पिताजी दफ्तर से रिटायर हो चुके थे। उन्हें 60-75 रुपए प्रतिमास पेंशन मिलता था और 25-30 में जो ट्यूशन से कमाता था। इतना ही छोटा भाई श्री कृष्ण और रानी, उसके एमए के कोर्स की किताबें 400 रुपए में आई। दोनों ने एक दिन तय किया कि वे आत्महत्या कर लेंगे, जमुना मुना में जाकर डूब मरेंगे। पंडित दुलारे लाल भार्गव को दुलारे दोहावली पर प्रथम देव पुरस्कार मिला था। पंडित दुलारे लाल को
दुलारे दुआवली पर मिला था। उस समय के पुरस्कारों में धनराशि की दृष्टि से वो सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था 2000 रुपये का। मंगला प्रसाद पुरस्कार 200 रुपये का था। मैंने डॉक्टर BK मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, पर मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। संपूर्ण मरण से मनुष्य इतना अपने उससे नहीं घबराता कि कल्पित अमृत में भी कुछ सांत्वना का अनुभव हो। श्यामा को फेफड़ों का क्षय नहीं, अंतक्षय, इंस्टेटाइल टीबी तथा जिसे डॉक्टर लोग 6 वर्ष तक नहीं पहचान सके थे, और जब उन्होंने पहचाना तब वो लाइलाज हो चुका था। और ठीक मृत्यु के दिन उसने मुझसे कहा था, मुझ पर कोई ऐसी रचना करना जिससे दुनिया के अंदर मेरी याद बनी रहे। और फिर ये मधुशाला जैसी कालजयी कृति जो है लेखक लिखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी बातों को उन्होंने कि किस तरीके से जो है डॉक्टर भी इलाज नहीं करता है। तो एक वो भी दिन था। इसमें जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि पुराणों के अनुसार मैंने ऐसा सुना है कि कायस्थों के आदि पुरुष यमराज के मंत्री और लेखाकार धर्मराज चित्रगुप्त का विवाह भी ब्रह्मा की कन्या के साथ हुआ था, जिसे उन्हें 12 पुत्र रत्न हुए थे, श्रीवास्तव, माथुर, निगम, सक्सेना आदि, जो कायस्थों की 12 उपजातियों के मूल पुरुष थे। वो ब्राह्मण के समान ब्रह्मा के मुख से नहीं निकला, न क्षत्रिय के समान बाहु से, न बैस के समान उदर से, न शूद्र के समान चरण से। वो कायस्थ था, पूरी काया में था, और पूरी काया से काया के रूप में निकलने का तो एक ही स्वाभाविक सा प्राण स्थान था। गुरु महाराज ने उन्हें 3 पुत्रों का वर और 3 बर्तन, एक बटलोई, एक थाली, एक गिलास दिया। जब तक ये बर्तन तुम्हारे पास रहेंगे तब तक तुम्हारा कुटुंब अन्न कष्ट नहीं भोगेगा। उन्होंने मनसा को 3 रुपए नगद भी दिए थे। बोले, कायस्थ हो, भीख तुमसे मांगी नहीं जाएगी, दान तुमको पचेगा नहीं, ये रुपए 1.5 के रूप में दे रहा हूँ। जब तुम्हारी सवाई मतलब जब पैसा हो तो कभी भी मेरी संतान को लौटा देना, किसी की मदद कर देना। मनुष्य प्राय अपनी जवानी में कोई ऐसी भूल कर जाता है, उसे उसकी जिंदगी का सारा नक्शा ही बदल जाता है। किसी सही कदम से जिंदगी अक्सर संवर भी जाता है। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं ज्यादा होता है। छेदीलाल के लिए कहा था, विवश जीव को पार्जन को मैं हुआ ना किस किस पद का राही, पर मेरा वश चलता तो मैं होता कभी के साथ सिपाही। लेकर कहते हैं, सब जगह असमर्थ हूँ मैं, इस वजह से तो नहीं तेरा हुआ हूँ। रागनी मत छोड़ मुझको, आज मैं संसार से छेड़ा हुआ हूँ। जीवन के मारे हुए के प्रति मेरे मन में संवेदना भले ही हो, प्रशंसक हूँ मैं जीवन से जूझने वालों को। तो अपने बाबा के लिए बोलते हैं, एक तुम हो कि जिंदगी ने तोड़ डाला है, और एक मैं था, मैंने जिंदगी को तोड़ा तो नहीं पर झिझोड़ा नहीं था। जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती जो झिझोड़ कर फेंक दे। जीवन में ज्यादातर टूटे हुए लोग वे हैं जो अपने स्वभाव और कार्य में साम्य स्थापित नहीं कर पाते। हमारी गांव की स्त्रियां क्या चमत्कार करती हैं कि रोती भी जाती हैं और बात भी कहती जाती है। ना आंसू की लड़ी टूटती, ना बात की कड़ी। भावना और विचार की इस अद्भुत समन्वय को मैं समझ और साध सकता तो काव्य कला के लिए उसका बड़ा उपयोग हो सकता। कभी कलाकार स्वप्न और यथार्थ को भले ही अलग करके देखे। मुझे लगता है कि जीवन की पूर्णता में दोनों अविभाज्य रूप से प्रासंगिक और ऑर्गेनिक है। एक की पुकार दूसरे की सिराओं में प्रतिध्वनित होती रहती है, भले ही कुछ छीड़ होकर या बदल कर। जो कल्पनाएं जीवन की वास्तविकता को छुछेड़ ना सके उन्हें मैं अफिंची से अधिक नहीं मान सकता। जिन वास्तविकताओं का नाद विवाद स्वप्नलोक में जाकर झंकृत नहीं होता, उन्हें मैं केवल जग का कोलाहल कला कहूंगा। मृत्यु सदा ही दुखद और भयानक होती है। गरीब के घर की मृत्यु और भी करुण होती है और भी असहायता का बोध कराती है। पुराण पंक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए रीति रिवाजों के सिकंजों में जकड़े निर्धन हिंदू के घर मौत उसकी तबाही की भविष्यवाणी करती हुई आती है, विशेषकर यदि उसका परिवार अतीत में संपन्नता की ख्याति अर्जित कर चुका हो। जीवन की परिपूर्णता में कुछ शक्तियों की आवश्यकता है तो कुछ दुर्बलताओं की भी, जो कहीं टिक ना सके। ऐसे असमर्थ को मैं प्रशंसा तो दूर अपनी सहानुभूति भी नहीं दे पाता। जो कहीं डिग ना सके, ऐसे सबल सुदृढ़ को मैं फरिश्ता भले ही समझूं, इंसान समझकर उसे अपने गले से नहीं लगा सकता। यथासंभव टिकते डिगते चले जाना मानव को ही मैं अपना साथी बनाना चाहूंगी। सारे प्रयोगों का औसत निकाला जाए तो प्राय स्त्री ही पुरुष से दबी रही है, और इसका कारण बताया जाता है उसकी आर्थिक स्वतंत्रता। जहाँ आर्थिक स्वतंत्रता संभव हुई वहाँ उसमें संधि ने एक दूसरे से दबने की भावना दूर हो गई। आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता ही है। जहाँ जनता जातियों में बटी है वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुण और दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। जातिगत आलोचना प्रत्यालोचन जहाँ पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करती वहाँ पारस्परिक सहयोग भी सूचित करती है। और ये अकबर बादशाह वाला बताते हैं कि किसी अमीर को एक हुक्का भेंट किए थे, और अमीर के परिवार में बड़ी हिफाजत की जाती थी उसकी बादशाह सलामत की भेंट। किसी समय चिलम टूट गई तो उसे बदल दिया गया, फिर कभी निगल के टूट गई तो निगाली लगवा दी गई। इसी तरह नैचा भी किसी समय बदला गया,
और फरसी भी किसी में टूटी तो दूसरे में हुक्का जमा दिया गया। पर परिवार में ये प्रसिद्ध रहा कि हुक्का अकबर बादशाह का भेंट है। हालांकि अकबर ने जिस हुक्के को भेंट किया था अब उसका कोई अंश उसमें नहीं है, लेकिन एक परंपरा होता है, परंपरा से इंसान जो है वो बहुत ही लगा हुआ होता है, मतलब चिपका होता है, ये चीज़ है। मंजा की छठी पीढ़ी मेरे पिता और खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। हुक्का गंसी चाचा भी पीते थे और अपने बड़े भाई के सामने नहीं। बड़े भाई ये जानते थे और दो चार कस खींच वे अपने मुंह फेर लेते थे, और कोई हुक्का उठाकर गंसी चाचा के पास पहुंचा देता जो कहीं पीछे बैठे रहते थे। इनकी छेदी लाल के बारे में कि गांव से लकड़ी मंगाते, शहर में कूटे गाड़ कर सप्लाई करते। एक बार की मुझे याद है, उन्होंने एक गाड़ी कूटे हमारे घर उतरवा दिए तो कहा कि रजक हुई गए इतना कूटे, यानी वे रिजक कर दिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वहीं थे, लौटकर हमारे घर आए थे और उन्होंने एक संध्या को मार्शल लॉ का वर्णन किया था। ये सुनकर हमारा परिवार स्तब्ध रह गया। अंग्रेजी सरकार के अमानुषिक अत्याचारों की कथा सुनाते सुनाते उनकी आंखों से आंसू की धारा बह चली थी और उनके मुंह पर माता के दाग के सारे गड्ढे भर गए थे। उस रात किसी से खाना नहीं खाएगा, रसोई उठा दी गई। अपने परिवार से उनसे अधिक भावुक व्यक्ति मैंने नहीं देखा, छेदीलाल से। मार्शल लॉ के दिनों का जैसा भीषण वर्णन उन्होंने किया था, उसकी छाया भी मुझे कई वर्षों बाद आधिकारिक रिपोर्ट के पढ़ने पर नहीं मिली। उनके कथन में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, पर अतिशयोक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए जो उनमें शायद हुई हो रही हो। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं ज्यादा होता है। स्त्रियों के आंसू के सामने पुरुष बेबस हो जाता है, ये पंक्ति इसी से है। नारी तो माँ बनने के लिए ही बनी, उसके स्वप्नों में कोई इससे अधिक मधुर कल्पना और सबल नहीं होता है। माँ बनकर ही वो पूर्ण होती है, ना बन सकी थी स्वभाव के लिए वो अपने को धिक्कारती है। जीवन में कुछ चीजें कोमल तंतुओं से बंधी रहने पर ही संगठित रहती है, जब उन्हें अधिकार की लौ श्रृंखला में बांधने का प्रयत्न होता तो बिखर जाती है। बाबा को कलम कागज के छोटे मोटे खर्च के लिए दादी की काफी खुशामद करनी पड़ती थी। पुरुष को ऐसे काम धंधों को नारी का समर्थन कम ही मिलता है, जिसे 4 पैसे की आमदनी ना हो, पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी नहीं। जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती जो झिझोड़ कर फेंक दे। कल्पना तभी सजीव और सबल होती है जब उसका आधार यथार्थ बाहरी मात नहीं बल्कि जो अनुभूति का अंग बनकर भीतरी हो। सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है, समाज दुराग्रह करता है। भविष्यवाणी करने में ज्योतिष की शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास नहीं, जितना है वो संभवतः उसकी दुर्बलता पर आधारित है जो प्राय सभी मनुष्यों में पाई जाती है। अज्ञात को जानने की जिज्ञासा। इस दुर्बलता की अवस्था में मनुष्य निश्चित न जानने पर भी संभाव्य से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता है। विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है। साथ ही जाति की श्रृंखला का ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीली होना होगा। जाति की जड़ अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निम्न वर्ग के लोग उतने ही जकड़े हैं जितने उच्च वर्ग के। जब तक कलम है वो लाठी के राज को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं करेगा। कलम का नाम निर्भीकता है, साहस है, विरोध है, विद्रोह है, पर कलम नकारात्मक ही नहीं है, वो सकारात्मक भी है। वो संगीत है, श्रृंगार है, शोभा है, शांति, वो जीवन की जीवंतता है। लाठी लाठी तो जड़ता है, जड़ता ना भी हो तो असंतुलन एकांगिकता विकृति है। जिज्ञासा केवल अशांत रखेगी। नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, अस्वस्थ रहकर भी स्वस्थ रहने का अभिनय कर सकती, कष्ट में रहकर भी प्रसन्न रहने का, पीड़ाग्रस्त रहने पर भी मुस्कुराने का। प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से प्रसन्नता से अदा कर सकता है, लेकिन यदि उसे पैसे की शक्ल में मांगा जाए तो निश्चय अपने प्रेम का अपमान समझेगा, खासकर जब पैसा ना दे सकने की स्थिति में उसके प्रेम का अवमूल्यन किया जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या बोलूं क्या याद करूं का नोट्स रिवीजन कर लिया। धन्यवाद।